टॉप 5 मोटरसाइकिल कौन सी है जो लगता है कि यार आज की डेट में भी कल्ट है, बट अभी नई नहीं, पहले थोड़ी लॉन्च हुई थी? मुझे निंजा वाले गाली देंगे आगे पीछे। और स्क्विड राइडर्स बेसिकली वो होते हैं जो मतलब छपरी जिन्हें हम बोलते हैं, जो गियर्स नहीं पहनते, जो स्टंटिंग करते हैं इलीगली रोड के ऊपर, ठीक है, जिन्हें चलाने का थोड़ा सा तरीका नहीं होता। तो ये राइडर्स की कैटेगरी है, बाइक्स की कैटेगरी नहीं है। अच्छा, R15 ओन जैसे भी आप कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग सकता है अगर कोई ओन करना चाहता है तो? होंडा 300 होने के बाद 148-49 केजीज की है वो। होंडा की जो 3 सीबी की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी R15 उतनी लाइट, और वो होंडा ने बनाई है अपनी 300 उतनी लाइट। तो इंजीनियरिंग का फर्क देखो वहां पे। हवा आपकी प्रेशर मारेगी विंगलेट पे, तो जो सुपर बाइक्स होती है वो हर गियर पे व्हीलीज पॉप करती है। तो सुपर बाइक जब आप लेते हो तो उसके साथ ना सिर्फ आप बाइक नहीं लेते, अब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आपको। एमेरॉन या फिर एक्साइड वगैरह डलाओगे तो उसमें मेल फंक्शन हो जाएगा। एकदम से भाई सारी पावर चली गई बाइक की, मीटर सब खराब हो गया, दिक्कत आई। बाद में पता चला बैटरी का इशू था। और वो जब मैं लेके गया उसको वहां पे वर्कशॉप पे, तो उन्होंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। मैंने बोला भाई लेकिन मेरे को तो टो करवा के, एक्चुअल में मैं फुटेज डालूंगा उसकी कि मैंने टोइंग करवाई है बाइक प्रॉपर टो ट्रक से। जो मार्केट से हम लगवाते हैं वो पूरे ही लीगल होते हैं? कुछ ऐसा होता है कि आफ्टर मार्केट ये वाला है, ये लीगल है, लगवा सकते हैं? बेसिक गियर्स बता दो कि जो हर बाइकर को लेने ही चाहिए सेफ्टी के लिए। आजकल तो ये सबसे अच्छी चीज हो रही है कि एक तो इंडिया में ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, और जितने भी ये ब्रांड्स है लाइक स्टील बर्ड वगैरह, जितने भी ये ब्रांड्स है, दे आर एक्चुअली इंप्रूविंग। 50 की स्पीड में टोटल लॉस हो गई बाइक, मानोगे? नहीं। रियल वर्ल्ड जो रिव्यू होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। कोई लेफ्ट भाग रही है, कोई हाँ। राइट भाग रही है, ये होता है। क्या लद्दाख हम स्प्लेंडर पे कर सकते हैं? 2.5-3 जिंदा है स्प्लेंडर अभी भी। 310 भी बहुत अच्छी बाइक है, मतलब अगर उसकी आप हैंडलिंग देखोगे ना, अल्टीमेट है। अच्छा, बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड अगर किसी को देना हो, इतनी सारी जो बाइक्स लॉन्च हुई है, तो किसको मिलेगा? तो बड़ी मेरे को गुस्सा आई उस दिन। मैंने सोच लिया था मैं इसको भाई निकालूंगा, मेरा हो गया इस बाइक से। तो आज की डेट में डोमिनार लेना कितना सेंस बनाता है? इंडिया का बाइकिंग कल्चर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, और जिस तरीके से चीजें ऐड होती जाती है, कंफ्यूजन भी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। आप एंटरटेनमेंट के लिए मोटो व्लॉग देख सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा गियर हेड ऑफिशियल। एंड करेंटली वी हैव चयन शर्मा थैंक यू एंड प्रिंस चंद्रा एंड निखिल श्रीवास्तव एंड निखिल द गॉड। एंड ट्रस्ट मी, आज हम बात करने वाले हैं बाइक से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में, चाहे वो R15 हो या R1 हो, 1 लाख की बाइक हो, 50 लाख की बाइक हो। 50 लाख की आती है कोई? गोल्ड विंग आती है शायद। बिल्कुल आती आती है ना। है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है ऑटोमोबाइल का, तो शुरू कैसे करना है? मेरा क्वेश्चन यही है। भाई ग्रेजुएशन कब किया था? ग्रेजुएशन यार मेरा कंप्लीट हुआ था 2016-17 के अराउंड। तो आई एम ग्रेजुएटेड इन होटल मैनेजमेंट एक्चुअली। भाई ये इस लाइन में कहाँ आ गए आप? सो मैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हूँ, बट वही होता है ना कि बचपन से बाइकिंग का कीड़ा लड़कों में तो होता ही है। खैर, पहली बाइक कौन सी थी घर पर? पहली बाइक सबसे पहले तो चेतक था, जो कि शायद सभी के घर पे था। वो तो ओजी चीज है, उसी से मेरे हिसाब से सारे लड़कों ने सीखा भी था, जब अपने पापा की चेतक पे बैठ के। और खैर उस टाइम तो मैं छोटा था थोड़ा, एंड उसके बाद घर पे पहली बाइक आई, मेरे भाई ने परचेज करी, पल्सर 220, जब वो लॉन्च हुई थी। जो वो वाली जिसके ऊपर शीशे होते थे उस पे, वाइजर पे, 220 बहुत सही लगती थी। बिकिनी फेयरिंग नहीं होती। हाँ, एक्चुअली बिकनी फेयरिंग बोलते हैं उसे। सो 220 लॉन्च हुई थी। इतनी नॉलेज नहीं है ना, मैं ले रहा हूँ भाई। 2007 में वो बाइक लॉन्च हुई थी, एंड उसके बाद ही मतलब घर पे ऐसा हुआ था कि एक तो धूम मूवी आ गई उससे पहले, और धूम मूवी देखने के बाद तो हम सबके अंदर ऐसा कीड़ा था कि यार बाइक उसमें भी एक बाइक ऐसी बाइक सुजुकी की बाइक। बाइक थी ना, बिकिनी फेयरिंग वाली, येलो कलर की। उस पे भी सुजुकी की बाइक थी जो बड़ी ज्यादा फेमस हो गई थी, जो अली चला रहा था बेसिकली, और उसी मूवी से सबसे ज्यादा फेमस हुई हमारी हायाबुसा। लोग उसको करिश्मा करिश्मा समझते थे, येलो वाली। करिश्मा समझते थे। तो उसके बाद फिर जब आई 220 आई इंडियन मार्केट में, तो भाई उसने यार हंगामे मचा दिया था। उससे पहले हीरो होंडा करिश्मा आती थी, वो भी दिल को बहुत बड़ी ज्यादा प्यारी थी। उसके बाद फिर 220 आई, उसके बाद R15 का नया वर्जन आया, सबसे पहला वर्जन आया, तो उसने तो बिल्कुल ही मतलब पलट के ही रख दिया था मार्केट। R15 तो आई गेस क्रश होती थी उस समय। R15 तो फिर वही था ना कि भाई यामा, अब उसने पता लगने लग गया बेसिकली लोगों को कि यार ये तो बिल्कुल ही रेसिंग मोटरसाइकिल आ गई है। उससे पहले जितने भी बाइक्स आती थी जो स्पोर्ट्स सेगमेंट को टारगेट करती थी, जैसे पल्सर हो गई या 180 आई थी उसके बाद में, उनमें थोड़ी बहुत फेयरिंग देते थे। R15 आई थी फुल्ली फेयर्ड बाइक, और देखने में प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक देती थी। फर्स्ट फुली फेयर्ड बाइक थी जो वाइड ऐसे टायर्स होते हैं।
जो सबसे फर्स्ट वेरिएंट आया था वो बहुत स्लीक था, उसका टायर्स काफी पतले हुआ करते थे। और वो एकदम ही निम्बल बाइक, मतलब वो तो जिसने ले ली ना वो तो अब ऐसा सोचते भाई ये बंदा बहुत अमीर है, इसके पास R15 है यार, ट्रैक बाइक ले ली है इसने, मतलब ऐसा ऐसा फील आया। बिकॉज फिर उस टाइम पे मतलब सुपर बाइक्स वगैरह जितनी भी इंडिया के अंदर थी दैट वाज मोस्टली ग्रे मार्केट एंड ऑल, वो उतनी ज्यादा लॉन्च थी नहीं इंडिया के अंदर सुपर बाइक्स वगैरह, एंड काफी डिसकंटिन्यूस भी हो चुकी थी अपने एमिशन नॉर्म्स वगैरह के चक्कर में। तो R15 ने थोड़ा सा आके ना, वो बोलते हैं रोला जमाया अपना। उसके बाद से फिर बाइकिंग कल्चर बढ़ता चला गया एंड हियर वी आर टुडे इन 2025। जब आज आप देखोगे हर एक दूसरे बंदा, आप बहुत कॉमन हो चुकी है अब तो खैर तो बाइक्स मेरे हिसाब वगैरह। से 300 सीसी का भी जो सेगमेंट है बहुत 300 कॉमन हो सीसी गया इज द कुछ न्यू लोग तो ले लेते हैं, 150 तो 200 कह हाँ, सकते हो आज। कुछ लोग ले लेते हैं, खड़ी कर लेते हैं, चलाते भी नहीं उसको। है। कुछ लोग ऐसे, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोग लोगों ऐसे। को। अच्छा, तो इन्फ्लुएंसर मतलब कैसे, ये एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर की मतलब कुछ प्लान करके चल रहे थे कि गेरेट ऑफिशियल नाम रखूंगा, फिर ये चीजें ऐसे होगी क्रिएट? सो बेसिकली मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी थी आफ्टर, मतलब जब कोविड आया तो उस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी फील्ड जो थी वो बिल्कुल हैम्पर हो गई एकदम। तो सब घर पे थे तो क्या करें, देन वी हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, तो तब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करी एंड लकीली उसके बाद अपना थोड़ा बहुत चीज़ें शुरू करता। बाइक का इतना ज़्यादा शौक था, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली। तो आई यूज टू मेक स्टैटिक पोस्ट, जैसे आपने मैक्स अबाउट को देखा होगा, स्टार्टिंग में वो 2 बाइकों का स्टैटिक कंपैरिजन डालता था। हाँ। तो मैंने उससे शुरुआत की थी इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टा वो पे जो डालता फोटोज डलते थे सिर्फ। फोटोज डालता था मैं बेसिकली। तो वो करते 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 थोड़ा इनिशियली वीडियो बनाने का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन बाद में जब पेज और उस पे मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला उस टाइम पे, फिर हम दोस्त लोग बैठे हुए थे ढाबे पे और बाइक्स तो हम सबके पास थी। तो मैं ऐसे डिस्कशन में कहा यार एक बार वीडियो बना के देखेंगे तो सही। तो मेरे सामने भैया बैठे, कहते वो खड़ी बाइक आजा तेरे को अभी एक वीडियो बना के देता हूँ। और तब डर ये था कि यार वीडियो भाई थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाए यार, कैमरा शाई है थोड़ा सा, ऐसे होता नहीं है ना एकदम से आसपास के लोगों की नजरें मुझ पर ही आसपास होंगी। के लोगों की नजर हाँ। पर। फिर मैंने आसपास देखा, मैं कहा अपने ही बंदे सारे बैठे हुए हैं, क्या ही नजर लगाएंगे ये। तो वो कह रहे तेरे को करना भी कुछ नहीं है, मैं तेरे को ओनरशिप रिव्यू देता हूँ, फर्स्ट बेस्ट वीडियो है, विल बी Nice. ओनरशिप रिव्यू। बेस्ट। मैंने कहा ठीक है क्या। और हमारे पास लकीली जो बाइक थी दैट वाज Honda CB300R व्हिच वाज अ रेयरेस्ट बाइक। अभी भी मतलब अभी भी डिसकंटिन्यू हो गई है। और तो कंटेंट भी मेरे सामने ऐसा खड़ा था जो एक्सक्लूसिव है थोड़ा सा। हाईनेस बोल। नहीं नहीं नहीं, CB300R। 300R 300R, अच्छा 300R नेकेड। एक सेकंड, कौन सी है? मेरे पे तो भाई RR310 है, लेकिन 300R कौन सी है? मुझे लगा हाईनेस की बात कर रहे हो। 300R Honda की कैफे रेसर हाँ। कैटेगरी की बाइक आई थी। देखी नहीं मैंने, अभी गूगल करके देखूंगा। वो देखना भाई, वो लिटरली वो बाइक प्यार है, वो बाइक प्यार है। मतलब अगर आप ड्यूक 390 मेरे सामने खड़ी करो और होंडा खड़ी करो ना, मैं होंडा पिक करूंगा भाई any मैं day। रील वाली बाइकें देखता हूँ, GT650 हो गई और ये सब हो गया, मैं सीरियस बाइकें नहीं देखता। भाई के दोस्त ही बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ, तो मत बात करो उनकी। हमारे उसमें तो हमारे पास एक्सक्लूसिव बाइक्स खड़ी हुई थी, ये होंडा की ये खड़ी हुई है, फिर यामाहा की R3 2018 वर्जन, वो भी डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो मेरे पास कंटेंट ही ऐसा ऐसा खड़ा था जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। तो R3 तो दिखती नहीं थी। हाँ, और अभी भी आज हमारे, देखिए सभी भी नहीं दिखती ना उतनी ज्यादा हाँ मार्केट नहीं में। दिखती थी। और मेरे ग्रुप में आपको दोनों मिलेगी, पुरानी भी नई भी अभी खरीद ली। भाई आपका ग्रुप काफी एक्सक्लूसिव ग्रुप था। एक्सक्लूसिव बाइक्स रख रहा है मेरा ग्रुप ना काफी ज्यादा। उसको ऐसा हिस्टोरिकल ग्रुप भी कह सकते बिल्कुल। हैं। नहीं नहीं Content ऐसा नहीं चाहिए है तो यार, कांटेक्ट कर लेना भाई, अच्छी अच्छी बाइक्स मिल जाएगी। गियर रेड ऑफिशियल को। ऐसा नहीं है यार। मतलब बाइक्स के जिनको कलेक्शंस का शौक है ना, वो लोग फिर उनके पास तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिले जो शायद हमने कभी बस नाम ही सुना है लेकिन कभी रोड पे नहीं दिखी है। सो वहां पे ऐसे ही सीन हुआ कि भैया वो कह रहा चला पराठे खाते खाते कह रहा चल भाई वीडियो शूट करवाता हूँ तेरे। बैका कैसे, कह रहे फोन पे ही रिकॉर्ड कर, ऑडियो फोन पे रिकॉर्ड कर ले, माइक वाइक की क्या जरूरत है, अच्छा लगेगा डालेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं डालेंगे, वीडियो चलनी होगी चलेगी, नहीं चलनी होगी नहीं चलेगी। मैं कहा ठीक है। तब चैनल वगैरह भी कुछ बनाया नहीं था, नहीं सिर्फ तब इंस्टाग्राम था तब सिर्फ जिसपे आप इंस्टाग्राम फोटोज था। डालते थे। हाँ, तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल रातों रात को बनाया, हम्म। जब वीडियो शूट हो गई हम्म। रात में इंस्टाग्राम चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बनाया, अगले दिन वीडियो पोस्ट कर दी, शाम तक उस पर 20,000 व्यूज आ गए। हैं? ओके, पहली वीडियो डाली ये तो उसमें मोटिवेशन हमारे साथ वाला नहीं सीन होता है, ऐसा कभी। 20,000 उसके अंदर व्यूज आ गए। और डिजिटल फिर मार्केटिंग करी थी ना भाई आपने, हाँ। नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ना था। SEO किया हुआ अच्छे से। SEO किया था। एसईओ कर दिया था थोड़ा सा। तो फिर हम नेक्स्ट संडे वापस बैठे, वो कहते हैं हाँ भाई अब बता तेरा क्या प्लान है। मैंने कहा अब तो यार मोटिवेशन आ भाई चुकी है, सब्सक्राइबर अब भी थोड़े बहुत बनाना। बढ़ गए होंगे, 20,000 सब्सक्राइबर हाँ, मेरा मतलब इनिशियली 1,000-1,200 कुछ तो हो ही गए होंगे। जब नेक्स्ट संडे तक बैठा था तब 500-600 हो गए सब्सक्राइबर। तो ये था कि यार मतलब अच्छा रिस्पांस आ गया, कमेंट सेक्शन भर गया एकदम से। लोग एक्चुअल में पूछने लग गए क्वेश्चंस मेरे से। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था ना कि भाई
अभी तो वो बता रहे हैं यार, एक्सपर्ट बन गया हूँ मैं अब। फिर उन्होंने कमेंट्स वगैरह करे, फिर उसको जितनी नॉलेज हमने गेन करी चला चलू, हमारा सारा प्रैक्टिकल नॉलेज ही है भाई, सो वो सारी चीज़ें हमने शेयर करनी शुरू करी, रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर धीरे धीरे करके और वीडियो शूट्स करनी शुरू करा। फिर ये था कि उस टाइम पे जॉब कर रहा था मैं, तो टाइम जो मिलता था सैटरडे संडे वीकेंड्स अपना पूरा दिन शूट करा, फिर ऑफिस से आए वीकडेज में, शाम में बैठ के अपना एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं रात भर, और ऐसे Struggle करते है भाई। मोटिवेशन है भाई तुम्हारे भाई, लिए। ऐसे करते करते क्योंकि भाई बिल्कुल ले रहा हूँ भाई मैं। भाई कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने चैनल बिल्ड किया, 650 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है, शूट ही नहीं करा भाई, 2 बंदा बंदा सो के उठ रहा है। कौन है? कौन है? कौन है भाई वो? भाई स्कॉर्पियन, थार, और कौन सी है, बस ये आरआर 310, छोड़ो क्लासिक भाई। आपने 350। भाई थोड़ा मोटिवेशन। भाई आपने बाइक कलेक्टर्स की बात करी थी, तो अभी मैं हाँ। देख रहा हूँ काफी, जैसे OLX और इन सब पे जो मार्केट प्लेसेस हैं बाइक्स की, वहाँ पे लोग आज के टाइम पे RX 100 को बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। 50-50 हजार 60-60 हजार की RX 100 बिक रही है। Valid question। तो पहली चीज तो RX 100 में इतना इंटरेस्ट क्यों है लोगों को, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो बाइक्स हैं काफी पुरानी बाइक्स हैं, तो ये रोड लीगल कैसे हुई, ये चलती कैसे, इनके लिए स्पेशल कोई परमिशन लेनी पड़ती है या क्या सीन रहता है इनका? RX 100 बेसिकली या एक तो यार यामाहा सबसे पहली चीज, और RX 100 को अभी भी आप किसी भी बाइक सेगमेंट के साथ अगर खड़ा करोगे ना, उसकी जो इंजीनियरिंग हो रखी है, उसकी जो पावर डिलीवरी है, दैट इज टोटली डिफरेंट भाई। मतलब जब बोलते हैं ना सुपर बाइक पे भी भाई वो व्हीलियां मारती है, भाई RX मॉडिफाई करा 100 लेते हैं उसको बहुत तगड़ा। RX 100 भी लिटरली व्हीलियां मारती है, तो उसकी पावर डिलीवरी इज टोटली डिफरेंट। 2 स्ट्रोक बाइक हुआ करती थी वो, एंड उसका तो वे इट परफॉर्म्स, और साउंड तो आप सबको पता ही होगा, वो जब निकलती है तो कोई दूर से बता देगा भाई वो RX 100 जा रही है। भाई उसकी वही मैं बोल रहा हूँ, रीसेल वैल्यू आज भी 50-50 हजार की लोग खरीद वो रहे हैं उसकी भाई। उसकी उसका एक ऑरा अलग था। देन उसके अलावा एक RD 350 भी आती थी हाँ, यामाहा की, और 350 सीसी की बाइक उन्होंने निकाल रखी थी। एंड RX 100 को आप आज के टाइम पे जो ड्रैग इसमें भी रेस, शायद RX 125 और RX 75 हाँ ऐसे ऐसे सीरीज आते थे। चलती है, इनकी RX सीरीज चलती थी। सो इन बाइक को अगर आज भी आप किसी बाइक के साथ, मैं R15 के साथ ही अगर ड्रैग लगा लूं ना भाई, RX 100 हरा देगी उसे आराम से। नहीं अच्छा, भाई इतना तो नहीं। नहीं भाई। उस अच्छा, बहुत क्या? पोटेंशियल है RX 100 में, बहुत पोटेंशियल है। पिकअप बहुत होता था उन बाइक अच्छा, का। RD 350 बाद में राजदूत हुई थी ना शायद, कि वो नहीं, राजदूत अलग थी, डिफरेंट ब्रांड राजदूत है, अलग थी। डिफरेंट था। राजदूत, जावा, यज़दी, ये तो सब अलग अलग ब्रांड्स थे। हाँ हाँ। धीरे धीरे करके राजदूत तो बहुत। एक और क्वेश्चन था कि जैसे भाई के पास में डोमिनार थी 400, उसके बाद इन्होंने स्विच किया R15 पे, तो ये ड्रास्टिक चेंज कैसा, मतलब अगर डोमिनार से स्विच करना था, अगर फुल फेयर्ड बाइक ही चाहिए थी भाई तो आपको Z800 Z900 की तरफ जाना था। वो तो नेकेड में आ गया, हाँ, बट स्टिल अगर फुल्ली फेयर्ड में ना था, एप्रिलिया ऑप्शन में था, और आई गेस RR 310 भी ऑप्शन में थी, जिक्सर 250 भी ऑप्शन में था, तो वाई R15? तो यार देखो, डोमिनार ना मेरी पहली वो एक बड़ी बाइक थी, ठीक है, और पहली बाइक लेते वक्त ना आप सोचते नहीं हो, आपको बस ये दिखता है कि हाँ यार ये बड़ी बाइक है, मेरे पास इतना एक बजट है, मेरे को ना सबसे बेस्ट बाइक चाहिए, सबसे बेस्ट। उस टाइम पे मेरे को 160 की पड़ी, मैंने वो बाइक ली, और मेरे भाई एक्चुअली क्या कौन से सन की बात है भाई? 2018 में 160 की डोमिनार 400 थी। तो और वो हुआ भी ऐसा सीन कि 1 महीने पहले मेरे भाई ने खरीदी और 1 महीने बाद मैंने खरीदी। मेरे भाई की तो अभी भी घर पे ही है, सेम डोमिनार ही है। सेम डोमिनार ही। तभी आपने भेज दी, चलानी होगी तो इसकी चला लो। हाँ, सही बात है। तो हाँ, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर ज्यादा पावर का मन करे तो 2 मिनट चला के आ जाओ, बाकी बाद में R15 चला लेंगे। नॉस्टैल्जिया हो गया जी। नॉस्टैल्जिया हो गया। तो बेसिकली अब जब मैंने चलाया, उसके सारी चीजें देखी, तो अब जब आप पहली बाइक लेते हो तो आपको लगता है यही सारी चीजें, बाइक ऐसी ही होती है, ठीक है। जब रिव्यूज वाले सेक्शन पे आए, जब धीरे धीरे अलग अलग बाइकें चलानी शुरू करी, तो तब मालूम पड़ा कि हर एक बाइक का कैरेक्टर, हर एक बाइक की यूजेबिलिटी, हर एक बाइक की प्रैक्टिकलिटी होती क्या है असल में। फिर ये पता लगा कि भाई सिटी के लिए यार आप लाइट वेट जितना चलाओगे, टॉर्की मोटरसाइकिल जितना चलाओगे, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई कंपनी ने सेगमेंट्स क्रिएट कर रखे थे, कम्यूटर सेगमेंट है, स्पोर्ट्स सेगमेंट है, नेकेड बाइक्स का अलग सेगमेंट है, करेक्ट। फिर सुपर स्टाइलिंग के लिए नहीं है, एक्चुअल पर्पस स्टाइलिंग के लिए नहीं है, ये इनका सबका एक पर्सपेक्टिव होता है बेसिकली। तभी आप मतलब, अब मैंने जो ली थी उससे मैंने पूरा पोटेंशियल निकाला। मैं हाईवे सारा हिमाचल सारा घूम लिया मैं उसके साथ। उसके बाद सिटी में जितना चला सकता था उतना चला लिया। लेकिन रिव्यूज करते करते ना साथ में कोई और बाइक चला रहा होता था ना, जब भी रिव्यू के टाइम, यार ये डोमिनार बहुत भारी मोटरसाइकिल है यार, इसको लेना चाहिए, ये ज्यादा बढ़िया लग रही है चलाने में। तो ऐसे करते करते फिर जब मैंने बाइक चेंज करने का प्लान किया, ऑल्दो मेरा बहुत ज्यादा चेंज करने का ऐसा प्लान था नहीं, पर मैं सोचा यार अब नई एक ले ही लेते, बहुत टाइम हो गया इसको। तो तब मेरे को ये था कि अब
बीइंग अ बाइकर एक फुली फेयर्ड हो, जब तक वो ऐसे टेढ़े होने नहीं होगे ना, तब तक मजा, वो वाला मजा चाहिए एक बार। अब उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार अगर मैंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बाद में ऐसा हुआ कि कंधे दर्द हो रहे, पीठ दर्द हो रही है, तो उस बाइक को बेचना कंपेरेटिवली ज्यादा वो पड़ेगा, दिक्कत होगी मेरे को, राइट। जैसे अगर मैं अप्रीलिया ले लेता, मैं R3 ले लेता, इनफैक्ट मैं BMW 310 ले लेता, अपाचे ले लेता, तो उसको रीसेल करना मेरे लिए टफ हो जाता। और फिर एक ये भी होता कि यार मैंने 3-4 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं इसके ऊपर, अभी मैं फिर अगर मेरे को R15 अभी 2 महीने बाद बेचनी पड़े ना, मेरे को दुख नहीं होगा उतना ज्यादा, क्योंकि R15 की रीसेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छी है। हाँ सरप्राइजिंगली मैंने ये नोटिस किया कि शायद 230 की ऑन रोड आती है। मेरे को जीएसटी कम होने के बाद 195 की पड़ी, इसलिए तो खरीदी। ऑन रोड बताओ अरे ना। यार 195 की नई आ रही है और रीसेल करने पे आई गेस 160 आराम से मिल जाता है इसका। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। तो ठीक मैं है। वही कह रहा हूँ, अगर मेरे को ये है कि भाई 10,000 रुपए महीने का भी खर्चा आया मेरा, मैं बेचूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे और को। माइलेज क्या है भाई? भाई मैं सिटी में भाई हाँ obviously। जेन्युइन क्वेश्चन हाँ, है। तो देखो यही चीज थी, जब मैं बाइक चेंज कर रहा था ना, तो डोमिनार, अब ये था कि मैं जितनी बार डोमिनार चला रहा हूँ भाई, उतनी बार 500 रुपए का तेल डल रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसकी माइलेज सिटी में 20 ज्यादा से ज्यादा 20-22 की एवरेज उसके साथ मिलती थी, क्योंकि मैं चलाता भी अपने तरीके से फिर अच्छे से। तो मैंने ये सोचा कि सेकंड बाइक फुली फेयर्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स तो होगा, थोड़ा माइलेज ओरिएंटेड भी हो जाए तो मजा आ जाए, तो उसमें बाकी थोड़ी बहुत कम पैसे हो तो और अच्छा है। तो करते करते R15 एक परफेक्ट फिट बैठा मेरे लिए, और अभी मैं सिटी के अंदर, मेरे को उसकी माइलेज मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 41-40। है? और हाईवे पे अगर मैं चलाऊंगा, हाईवे पे खैर मैं तमीज से भी चला नहीं रहा, लेकिन अगर हाईवे पे मैं चलाऊंगा तो वो 50-55 के राउंड दे देगी। यार 40 की 55 एवरेज मिल रही है उसकी? हाँ, और सिटी में कितनी मैं एवरेज R15 की? वो 55 भी बोले बाद में उन्होंने। वो तो हाईवे की मैंने बोला, हाईवे पे तो चलो कभी कभी जाना होता हाँ है। सिटी के सिटी में 40 की एवरेज दे रही है, बहुत तो यही तो चीज है कि मतलब कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा, पता है क्या लगा, कि मैं 155 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, जो कि अच्छा पावर प्रोड्यूस कर रही है, मैं उसे 154-55 तक ले जा चुका हूँ टॉप स्पीड उसकी। तो मैं सुपर बाइक के साथ चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं कभी भी उस एक 150 सीसी बाइक के साथ मैं कभी लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहा अपने ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। मेरे साथ 300 सीसी की CB 300 है, उसकी टॉप स्पीड 160 के अराउंड है, मैं 155 पे चल रहा हूँ, मैं 300 सीसी की बाइक के साथ चल रहा हूँ, और क्या चाहिए। अच्छा स्पीडोमीटर एरर कितना है R15 में? यार देखो, स्पीडोमीटर एरर निकालने के लिए ना, फिर आपको क्या बोलते हैं ऑनलाइन, वो जितने भी स्पीड हो, पर मेरे हिसाब से, मैं सही बात बताऊं, क्या करोगे निकाल के, सिंपल सी बात है ये, Points। मतलब हाँ किसको शो करना है कि इसके अपने अंदर अपने स्पीड अंदर की हो। चुल मिटानी है भाई, और ना कुछ ना नहीं देखो, मैं स्पीड शो ऑफ भी नहीं करता कि मैं भाई आज मैंने इतनी टच कर दी, मैं ये भी नहीं करता, मेरा है। एक ये बार है, तो होता है भाई, नहीं मतलब एक ये बार एक बार एक बार तो तो होता है। ये चीज है कि अपनी बाइक को फुल पोटेंशियल तक भगा लो, हाँ। आपने स्पीडोमीटर देख ले, लेकिन ये नहीं कि बाद में खड़े होने को भाई आज मैं इतनी टच कर चुका हूं, ये चीज नहीं आई मेरे अंदर से। बस ये है कि फुल चले गई, हाँ भाई ये 155 गई थी, बस इतना ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना भाई, ये 200 पल्सर को भी हराएगी, उसको भी हराएगी, ये वाली ये चीज नहीं आजकल है, चल रहा है ना। ये यार चल बहुत रहा चल है। रहा है ये, तो ये बेसिकली आपके दोस्त लोग लोग बनाते हैं ऐसे अरे content। मेरे बना रहे हो क्या? लोग व्यूज ग्रैब करने के लिए ये चीज बहुत कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी कंपटीशन करा देते Aggressive कर रहे हैं हैं। रोड पे। और R15 वाले तो स्पेशली कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं कि भाई 155 सीसी वाली बाइक है भाई, 300 को भी हरा देगी। भाई इसका और MT का इंजन सेम है? सेम इंजन है। भक्ति कौन सी ज्यादा है? देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि MT का जो रेयर स्प्रॉकेट है वो बड़ा है, तो बेसिकली जो स्ट्रीट बाइक होगी आपकी, उसके अंदर आपको टॉर्क थोड़ा सा बेटर मिलेगा, और जो फेयर्ड बाइक होती है वो बनती टॉप एंड के लिए, तो उसका रेयर स्प्रॉकेट थोड़ा सा छोटा होता है। बेसिकली दोनों स्प्रॉकेट के साइजेस में डिफरेंट आता है, डिफरेंस हो जाता है। तो MT आप चलाओगे, MT का टॉप एंड आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन MT की टॉर्क अच्छी है, वो एकदम से उठेगी बाइक। R15 का इनिशियल बहुत खराब है एक्चुअल में। और अगर MT का जो सॉकेट है वो एक्सचेंज कर ले तो? कर सकते हो आप, लेकिन फिर R15 की टॉप गिरेगी। आप रेशियोज कभी भी चेंज, तो बेसिकली जो स्टंट मोटरसाइकिल्स दो होते नहीं हैं, लगा सकते? अच्छा दो चाहिए। पूछ रहा हूँ भाई। स्प्रॉकेट दो ही होते हैं, एक आगे एक पीछे। नहीं मैं ऐसे कर ले कुछ, टॉप एंड भी मेंटेन रहे और इनिशियल भी मेंटेन तो उसके साथ फिर आपको कॉम्बिनेशन में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है, आपने एयर फिल्टर डाला, कुछ तो एग्जॉस्ट जुगाड़ करनी डाले। पड़ती है। कुछ और होता है। भाई जैसे अभी आपने सेगमेंट की बात करी थी कि ये ऑफ रोड सेगमेंट होता है, फुल्ली फेड होता है, बुल्ट कौन से सेगमेंट में आती है? जानने की बड़ी चुल है, ये कौन से सेगमेंट में आती है? बुलेट आपकी क्लासिक सेगमेंट की ही मोटरसाइकिल है, तो बेसिकली वो बाइक बनी ही आपकी ना 60-70 पे चलाने के लिए, आराम से क्रूज करो आप, क्रूजर बस। मोटरसाइकिल है वो, उतना ही चलाओ। हाईवेज वगैरह पे भी इतनी चलाओ, वरना फिर वो गुस्सा हो जाती है, मैंने रील्स वगैरह देखी है, फेंक देती है ड्राइवर को बाहर। अच्छा टॉप 5 मोटरसाइकिल कौन सी है जो लगता है कि यार आज की डेट में भी कल्ट है,
बट अभी नहीं पहले थोड़ी लॉन्च हुई थी। कैटेगरी वाइज बताओ मेरे हाँ, को, कौन क्योंकि से CC? मैं पूछ बहुत रहा ज्यादा हूँ, सेगमेंटेशन opinion में है। चला पहली जाता हूँ। चीज कॉन्टिनेंटल जीटी ऐसी लगती है। कॉन्टिनेंटल जीटी बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है, बट पॉइंट इज कि उसके अंदर फ्लॉज की बात पता है क्या है, यूजेबिलिटी के ऊपर है अगेन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाइक ऐसी लूँ ना कि मेरे को सिर्फ संडे राइड पे हाईवे पे ही चलाना है, मैं कॉन्टिनेंटल से बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन जहां मेरे को पता लग गया कि मेरे को इसे डे टू डे ऑफिस में भी ले जाना पड़ेगा, मैं कभी उस बाइक को नहीं लूंगा। वो बहुत हैवी है, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या कब वेट है उसका? वो अप्रोक्सीमेटली 210 किलो के अराउंड है। वो भारी बाइक है, 200 के 210 के बीच में ही है वो, काफी भारी बाइक है। एंड दूसरी चीज ये कि उसकी हैंडलिंग उस लेवल की नहीं है। सो अब मैं R15 को अगर आप कंपेयर करोगे ना जब बाइकों से, तो आपको ये पता लगेगा कि R15 आपको मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग है R15 की जब आप उसे चलाओगे। सिंगल सिलेंडर बाइक कौन सी है रेसिंग के लिए, स्पोर्ट्स सेगमेंट, कितने भी सीसी की हो? 150, 300? 150-300 वाली बात नहीं होती। अब मैं तो वो उन बंदों को भी जानता हूँ जो 150 सीसी पे प्रैक्टिस करते हैं, R15 पे प्रैक्टिस करते हैं, और वो रेसर्स ही हैं इंडिया के। 150 सीसी पे ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हैं वो इस बाइक पे। तो एकदम रेडी टू जो होता है ना जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, उसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी KTM RC सीरीज। RC सीरीज भाई ऐसी आप शोरूम से निकालो, कल ट्रैक पे ले जाओ, दैट इज अ फुली रेडी ट्रैक रेडी मोटरसाइकिल। R15 आपकी उसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। R15 भी आप कभी उठाओ, ट्रैक ले जाओ, बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके अलावा बाद में फिर आनी शुरू होती है अप्रीलिया वगैरह। R3 इज नॉट अ ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल वैसे, ना ही इवन निंजा 300, ना ही आपकी निंजा 400 निंजा 500। 300 तो मेरे को ऐसे लगता है आगे से स्पोर्ट्स है, पीछे से पता नहीं क्या उस पे सामान ढोने के लिए बनाया उसको। मुझे निंजा वाले गाली देंगे आगे पीछे, बट तुम्हें शुरू करना है, कम बैक करना। निंजा 300 एक लौती बाइक है जो सिर्फ इंडिया में ही बिक रही है, वो इंटरनेशनल नहीं है। बताओ, देखो मतलब मुझे सही लगता है कुछ ना कुछ एक और चीज ना, वर्सेस का क्या थॉट है? वर्सेस कौन सी वाली 300 वर्सेस? अभी 300 का सी यार, कावासाकी के साथ एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि उसकी इंजन रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है। वर्सेस 300, निंजा 300 एंड नहीं, फिलहाल तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में सेम इंजन यूज कर रहे हैं। इनका और भी था लेकिन बाकी तो कुछ नहीं है अभी। अभी ZX 6R भी वापस आई है ना? 6R तो इंडिया में थी। नहीं बीच में बंद हो गई थी 2-3 साल के लिए, अभी लास्ट ईयर शायद इन्होंने तो वापस रीलॉन्च करी थी। वो बस नए मॉडल जैसे अगर 24 डिसकंटिन्यू हुआ है तो वो कुछ महीनों बाद फिर 25 आता है, इतना ही डिफरेंस चलता है। बाकी तो 6R तो है अभी इंडियन मार्केट में। कैसी बाइक लगती है वो? मैंने उसके साथ टॉप स्पीड अचीव करी है 247 की, बहुत बढ़िया बाइक है। कौन से हाईवे पे चलाने का भाई? बस ये मत पूछो ये मत पूछो कौन से हाईवे पे, कल को पुलिस को टैग करके मेरा क्लिप निकालनी तो दिक्कत हो जाएगी। बंदा आया था, वो कह रहा था इस हाईवे पे इतना गया है, ट्रैक करो। एक और चीज है, एक कल्ट फैन बेस है KTM का, ठीक है। एंड आई आल्सो पर्सनली लाइक जिस तरीके से बाइक मतलब फैन बेस को क्या छपरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस फैन बेस? उस फैन बेस का नाम क्या है मुझे ये पता नहीं, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि बाइक ऊंचे बाल वाले, पॉइंटेड जूतों वाले। वैसे ही अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, बाइक जेन्युइनली अच्छी है। लेकिन मतलब ऐसा क्या है कि इंडिया में उसको जितनी बाइक अच्छी होती है, जैसे कॉन्टिनेंटल GT है, ZX 10R है आज की डेट में, तो वो इस कैटेगरी में आ जाती है एक टाइम के बाद में। Z900 इतनी कॉमन हो गई है। सो कैटेगरी सी वो तो हमने बनाया ना उस चीज को। सी ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इस टर्म को कहते हैं, जो छपरी टर्म है इसको कहते हैं स्क्विड राइडर्स बेसिकली, जो इंटरनेशनल टर्म है। स्क्विड राइडर्स जो हम इंडिया में यूज करते हैं छपरी राइडर्स, ठीक है। स्क्विड राइडर्स बेसिकली इंटरनेशनली अगर आप देखोगे, इंडिया में तो सुजुकी है नहीं, इंटरनेशनली सुजुकी बहुत बदनाम है इस चीज के लिए। अच्छा। और स्क्विड राइडर्स बेसिकली वो होते हैं जो मतलब छपरी जिन्हें हम बोलते हैं, जो गियर्स नहीं पहनते, जो स्टंटिंग करते हैं इलीगली रोड के ऊपर, ठीक है, जिन्हें चलाने का थोड़ा सा तरीका नहीं होता। तो ये राइडर्स की कैटेगरी है, बाइक्स की कैटेगरी नहीं है। अब ये है कि KTM उस कैटेगरी में क्यों आई, मेन क्वेश्चन ये है, और वो रीजन ये है उसका कि ऐसी परफॉर्मेंस जो वो बाइक दे रही है भाई, वो कितने में लॉन्च हुई थी? वो 2.5 लाख रुपए की बाइक लॉन्च हुई थी, 2.5-3 लाख में वो बाइक लॉन्च हुई थी, 390 सीसी। और उसे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। मतलब 390 को मैं कभी बिगनर बाइक नहीं बोलता। एक टाइम में मैंने सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी बाइक से देखे थे, RC 390 एग्जैक्टली। तो 390 को मैं कभी बिगनर बाइक इसलिए नहीं बोलता कि अगर मेरे को आज पहली बार मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे को बाइक लेनी हो ना, मैं 390 कभी नहीं लूंगा। तो
क्योंकि उसकी पावर डिलीवरी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए केटीएम ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी डाली कि पहले 1000-2000 किलोमीटर तो आपके आरपीएम अनलॉक नहीं होगा, फिर ये फीचर अनलॉक नहीं होगा, दूसरी सर्विस पे वो अनलॉक होगा। ये बहुत बाइकों में आ गई, सॉरी भाई, ये मतलब भाई ये चीज मैंने बहुत बाइकों में देखी है, जैसे जो फर्स्ट सर्विस तक उसके मोड्स नहीं अनलॉक होते, सेकंड सर्विस पर उसके मोड्स अनलॉक करेंगे, उससे पहले इतने आरपीएम पर ही चलेगी, उसकी स्पीड पूरी अनलॉक नहीं होती, तो वो क्यों? तो उसको बेसिकली रन इन पीरियड बोलते हैं, जिसपे आप कभी भी कोई भी नॉर्मल बाइक शोरूम से परचेज करोगे तो वो बोलेगा कि आपको पहले आप जो 1000 किलोमीटर होंगे उस पे 80-90 की स्पीड पे ही चलाओ, ज्यादा वो मत करो। तो अब जो नॉर्मल बाइक्स है उस पे तो उसे कंट्रोल करने का तरीका नहीं, वो तो आपको ही बोल सकता है कि भाई यार देख ले मत चलाइयो वरना इंजन खराब हो जाएगा। मतलब बाद में फिर क्या होगा, वही कस्टमर शोरूम आएगा, भाई तुम्हारी यार ऐसी बाइक ली थी जो 50 की एवरेज देती, मेरे को तो 30 ही दे रही है। और वो थोड़ी ना बताया पहले दिन ही मैं जाके ऐसे थ्रॉटल देके चला रहा हूँ बाइक को, ये दिक्कत होती है। तो अब ये जो बाइक है बेसिकली जितनी भी इस कैटेगरी की बाइक आ जाती है जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो जाती है, यहाँ पे उनको भी पता है कि यार इनिशियल कोई फर्स्ट टाइम अगर वो बंदा चला रहा है ना, वो हैंडल नहीं कर पाएगा उस चीज को। अगर मेरे को भी अभी आप 390 दोगे एकदम से, मैं R15 चला रहा हूँ, मेरे अब मसल मेमोरी बन चुकी है R15 चलाने को, मुझे पता है मैं बाइक में कितना थ्रॉटल दूंगा, ठीक है। अब मैं ड्यूक 390 अगर चलाने जाऊँ ना, मैं उसे बहुत प्यार से पहले चला के देखूंगा और उसके बाद उसे शायद खोलूंगा, लेकिन अगर मैं डोमिनार चला रहा होता मैं पहले ही खोल देता हूँ क्योंकि मेरे को पावर का अंदाजा हो जाता है। तो बेसिकली वही चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रांड्स पहले आपको रिस्ट्रिक्शन दे दे कि पहले इतना चला के देख लो, यूज टू हो जाओ, उसके बाद जैसी अनलॉक होगी उसके बाद पोटेंशियल निकालो, कोई दिक्कत नहीं। और इंजन भी उसमें कहीं ना कहीं इंजन भी डैमेज उतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, R15 ओन जैसे भी आप कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग सकता है अगर कोई ओन करना चाहता है तो? भाई सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगी, मैं फर्स्ट सर्विस पे गया, मेरा 700 रुपये लगा, ओके ठीक है। और उसने मैंने तो आपके चैनल की वजह से भी फ्री कर देते होंगे। काश ऐसा होता तो बाइक ही मिल जाती ना भाई। तो अभी पेड सर्विस जो होगी उसकी, उस पे बस लेबर कॉस्ट जुड़ेगी 500 रुपये, तो मैं इस R15 की सर्विस 1500 रुपये की है। और अच्छा, डोमिनार जैसे 400 आपने ली थी 2018 में आई गेस, और अभी भी मॉडल आ रहा है डोमिनार का, ऑलमोस्ट सिमिलर चेंजेस बहुत सारे हुए हैं बट उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ जितना 390 में हुआ है। तो आज की डेट में डोमिनार लेना कितना सेंस बनाता है? सी मैं अगेन वही चीज बोलता हूँ कि यूजेबिलिटी पे डिपेंड है। अगर किसी को टूरिंग करनी है, हाँ राइट, टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। मतलब वो जितना आपको पकड़ के चलेगी ना रोड पे, मतलब एक चीज होती है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है बाइक की, मतलब अब सिटी में वही चीज आपको काम नहीं देगा। अब हैवी बाइक है, आप सिटी में मैन्यूवर नहीं कर सकते उसको ज्यादा, लेकिन जब आप हाईवे पे चल रहे हो ना, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत अनबीटेबल है। मतलब मैं इनफैक्ट क्या बोलते हैं, मेरे साथ 300 जो मैं होंडा की ही बात कर रहा था, ये सारी बाइकें बहुत अनस्टेबल है। होंडा 300 होने के बाद 148-49 केजीज की है वो होंडा की, जो 3 सीबी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी R15 उतनी लाइट, और वो होंडा ने बनाई है अपनी 300 उतनी लाइट। तो इंजीनियरिंग का फर्क देखो वहां पे, राइट। अब बजाज के साथ मेरे हिसाब से ये बेनिफिट है कि अगर आप टूरिंग फोकस एक बाइक चाहते हो, डोमिनार भाई आंख बंद करके ले सकते हो। लेकिन बस ये है क्योंकि मार्केट में अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, तो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी है वो बाइक, उस पर अपग्रेड्स की जरूरत है। एग्जैक्टली और उसी रेंज में शायद गोरिल्ला 450 आती है, सेम कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट, शायद वो थोड़ी सी ज़्यादा है गोरिल्ला, थोड़ा तो एक्सपेंसिव है वो। दोनों में से अगर किसी को हाईवे टूरिंग करनी है, वैसे आई नो द रीजन बट अभी ऑडियंस के लिए, तो दोनों में से बेटर कौन सी है? I would still pick Dominar 400. डोमिनार Dominar 400. और गोरिल्ला फिर किस चीज़ के लिए है? गोरिल्ला को अगर आप Squid चलाओगे गोरिल्ला अगर आप चलाओगे तो बेसिकली उसका एक तो टैंक छोटा है, खैर ऑल तो डोमिनार का भी बहुत बड़ा नहीं है, 13 लीटर्स का ही है, बट गोरिल्ला का जो 11 लीटर का 11 लीटर का है। सो वो RR310 भी बेसिकली अगर आप ट्रैक पे चलाओगे, मैंने उसे RR310 को चलाया था, मतलब मेरे फ्रेंड के पास, उसने 2-3 मेरे पास ही छोड़ दी, वो भी नहीं चलाता, ठीक है। तो ऐसा क्या है इस बाइक में? कुछ तो है भाई, देखो जो ले रहा है वो नहीं चला नहीं रहा है। तो उसने लुक्स की वजह से ले और रहे हैं। लिटरली वो ऐसे आया, वो बाइक छोड़ के मेरे पास गया, कह रहा भाई मैं मेट्रो से घर जा रहा हूँ, ये ले चाबी, तू ही चला ले इसको कम से कम। सेम स्टोरी। मैं सर्विस के लिए भले तू मेरे को दे दियो, लेकिन तू इसे चला बाइक को, ये नहीं चल रही बाइक। तो मैं उसे भाई फिर मैं क्या बोलते हैं उसे 1 महीने के अंदर अंदर ही 1000-1500 किलोमीटर चला दी मैंने उसे, मस्त बढ़िया, टॉप स्पीड भी मैं नहीं करा, सब कुछ मैंने कहा भाई इंजन भी नहीं खुला हुआ तेरा, कह रहा मैं चलाता ही नहीं हूँ ज्यादा। तो 310 भी बहुत अच्छी बाइक है, मतलब अगर उसकी आप हैंडलिंग देखोगे ना, अल्टीमेट है।
मेरे को बहुत पसंद है उसकी RR310 की ना RR310 की बहुत हैंडलिंग सही बहुत handling हैंडलिंग अच्छी है। हम्म, RTR 310 की भी बहुत अच्छी हैंडलिंग है वो चलाई नहीं भाई, और वो बाइक डिसकंटिन्यू हो गई, अब चला भी नहीं आरटीआर पाएंगे। अभी तो आई थी। डिसकंटिन्यू बेचारी। अच्छा एक और चीज है डिसकंटिन्यूड से, हम्म, हीरो की मैवरिक आई थी 400 440 है 400 440 440 हाँ। तो मैंने इनके ऑफिशियल वो साइट पे पता हार्ली किया, डेविडसन वाले इंजन के हाँ साथ। हाँ वैसे ही कुछ था। हम्म तो ये कह रहे हैं ना कि डिसकंटिन्यूड नहीं हुई है, हम्म बट बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए थे वेबसाइट पे कि नहीं यार बाइक डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। इनफैक्ट मैंने भी फ्लिपकार्ट पे देखा था लास्ट, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस था बीबीडी में हम्म, वो 1.5 में बिकी है बाइक एक्स शोरूम पे। अच्छा हाँ मैंने रील भी बनाई थी इस पे 137 था जो बेस मॉडल इसका था। तो एक्चुअल रीजन क्या है, ये डिसकंटिन्यूड हुई है कि अभी बिक रही है? यार रीसी ये तो अब क्या है कि आप अब डीलरशिप पॉइंट ये है ना कि जब आप बाइक बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती तब डीलरशिप्स उसको मंगाते नहीं है। बेसिकली पॉइंट ये हो जाता है कि डीलरशिप फिर बाइक रखना बंद कर देगा कि यार इसकी डिमांड नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है जब लॉन्ग टर्म थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि उस पर नहीं है। लेकिन जब तक हाँ इन दी एंड हम बात उसी को मानते हैं जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता कि वेबसाइट पे वो डीलिस्ट हो जाए, डिसकंटिन्यू लिस्टेड उसकी खत्म हो जाए, तब तक हम उसे मानते हैं कि वो अभी है मार्केट के अंदर। भाई मूवीज वगैरह में जो बाइक्स मार्केट होती हैं, जैसे जो हीरो चला रहा होता है या फिर जो पूरी हम्म। मूवी में बाइक चल रही होती है, उससे उसका एक्चुअल में सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो अभी जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ये सैयारा मूवी में हार्ले हार्ली 440 आई इसलिए एंड मैंने बात करी एंड थी। उसका सबसे अच्छा आप ये वो देखोगे कि उससे पहले हार्ले की उतनी ज्यादा एड्स भी नहीं आ रही थी टीवी पे हाँ। और वो मूवी आने के बाद काफी सारे कॉमर्शियल सब आने हम्म, लग गए हैं। तो ऑब्वियसली सेल पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। मतलब बहुत सारे स्क्विड राइडर्स हैं हार्ली डेविडसन अब खरीद ली सैयारा के बाद। हार्ले डेविडसन का वो वाला चीज नहीं है कि कोई उसके मतलब आप कर नहीं सकते वैसे स्टंटिंग नहीं करोगे ना आप हार्ले डेविडसन के साथ कर ही नहीं पाओगे। कर ही नहीं पाओगे, वही चीज है। तो वो उसके लिए यूज नहीं होती तो इसलिए आप बोल नहीं सकते उसे। अच्छा बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड अगर किसी को देना हो, इतनी हम्म। सारी जो बाइक्स लॉन्च हुई है, तो किसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू यू? यार ये तो कैटेगरीज पे डिपेंड है। सपोज फॉर एग्जांपल कुछ जैसे भी ऐसा इस लगा साल की किसी को सबसे देख करके कि यार ये इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक लॉन्च हुई है। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जो मेरे को सबसे अच्छा लॉन्च लगा था वो लगा था एप्रिलिया का RS457 का। ओके कि एक ऐसी मशीन है, एक तो सबसे पहले ये ब्रांड आया मोटरसाइकिल लेके बट आई एप्रिलिया। गेस ये 20 और लास्ट ईयर 24 आया में होगा, लॉन्च हुआ। हाँ लास्ट ईयर आया होगा। स्टार्टिंग तो में ही हुई थी। हाँ लास्ट ईयर आया। 25 में बहुत बिग लॉन्चेस कौन से हुए हैं? इनकी एक वो आती है ना RTX सी अब टीवीएस तो ऐसा है ना, TVS टीवीएस अपना ही RTX ब्रांड लगता है, टीवीएस अपना ही ब्रांड लगता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा एक ब्रांड लगा कि एप्रिलिया अपनी मोटरसाइकिल्स लेके आया इंडिया के अंदर। ऑल्दो इनिशियली उसके काफी नेगेटिव रिव्यूज भी आए, क्योंकि अब क्या होता है कि जो पहला पहला इंजन लॉन्च होता है ना उसके अंदर काफी फ्लॉज निकलते हैं। बेसिकली यूजेबिलिटी के साथ पता लगता है कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही है। और अभी मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली खरीदी थी और वो चला रहा है, 5-6 महीने चला रहा है, उसे एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो 457 के साथ 457 के साथ। लेकिन इनिशियली जितनों ने ली थी वो बहुत सारे कंप्लेंट्स करी, इन्फ्लुएंसर्स ने भी देखा जिन्होंने खरीदी थी, वो भी कह रहे थे यार इंजन में ये आ गया वो आ गया, सर्विस सेंटर ही पड़ी रहती है। लेकिन अब जितना खरीदे धीरे धीरे कंपनी ना इंटरनली चेंजेस करती रहती है। तो मुझे अच्छा लगा था वो कुछ लॉन्च। तो मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे अगर कोई ट्रेंड चल रहा है ना नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले पे व्यूज ज्यादा आते हैं शायद। यार इन्फ्लुएंसर तो व्यूज के ही लिए कुछ भी करते हैं। ये चीज है, तो कभी कभी ना ब्रांड को इस तरह से भी बैकलैश जो है वो फेस करना पड़ सकता है शायद। हाँ ऑब्वियसली ऐसा सी, होता है ना। हाँ बट सब अच्छी चीज वो होती है कि अगर ब्रांड आके उस चीज को एड्रेस करे। तो एप्रिलिया ने वो चीज एड्रेस करी थी। सो फॉर एग्जांपल आई थिंक एप्रिलिया भी है, हिमालयन भी है। जब बीच में हिमालयन की चेसी पे क्रैक आया था, जब लोग माउंटिंग कर रहे थे उस पे, गार्ड्स लगा रहे थे, तब हिमालयन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप इस पे माउंटिंग मत करो क्योंकि उसकी वजह से इस पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पॉइंट्स पे, और जिसकी वजह से चेसीस क्रैक हो रही है। कंपनी आके अगर आपको ये एश्योरेंस दे रही है ना और उस चीज को एड्रेस कर रही है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनाता है उस चीज के अंदर। पॉइंट सेम चीज ये चीज टेक में भी थी। वन प्लस वालों के साथ में ग्रीन लाइन आ रहे थे फोन पे कई सारे, तो उन लोगों ने लाइफ टाइम फ्री सर्विस वारंटी कर दी। मैंने इसलिए वन प्लस लिया। अभी मैं जब लेने गया था एक्चुअल में, अभी मैं ग्रीन रिसेंटली, लाइन तो नहीं आई अभी तक तो नहीं है। जब मैं लेने गया था फोन तो मैं सैमसंग ही देख रहा था एज यूजुअल। एक आप साथ में आईफोन भी यूज कर रहे हो? वो तो जरूरी रहता ही है। देखो भाई ये Preference है होती है। साइड नहीं, में नहीं, नहीं। हमेशा एक एंड्रॉइड फोन चलता है, मेन फोन आईफोन। बैंकिंग एप्लीकेशन आईफोन में होंगी आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैं मेजर एंड्रॉइड यूजर हूँ। अच्छा ऐसा आईफोन सिर्फ मैं शूटिंग कुछ के लिए लोग यूज ऐसा भी करता होता हूँ। है कुछ लोग नहीं मैं शुरू से मैं ये आईफोन काट देना ठीक है ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट नहीं गया ये। आईफोन मेरे को वैसे यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लगा।
मैं जितना इसे चलाया मैं बस चीज़ें ही ढूंढता रहता हूँ इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से होगी। मैं एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा यूज़ करता हूँ। अपना अपने वाली बात है, यार अभी मसल मेमोरी सेट नहीं हुई है भाई की। जैसे आपका पेज है प्रॉपर बाइक पे है, हम्म, भाई का पेज केवल आईफोन पे है, अच्छा केवल तो आईफोन। आप आईफोन फैन हो? हाँ कह सकते हैं, कैसे? आईफोन फैन नहीं, एप्पल फैन हूँ। एप्पल फैन हो? एप्पल स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड नहीं बाय नहीं स्पॉन्सर नहीं, वो भी आ जाएगा। वो इतनी देखते वीडियो हैं, बनाई ली है देखते तो आ ही हैं, देखते हैं। जाएगा। कृपा रही पीछे। कितनी बनाई है अभी तक आईफोन पे हाँ। यार गिनी नहीं, गिनता नहीं इतनी तो बना दी मतलब। हर दिन एक पोस्ट तो जाता है। ऑलमोस्ट। जैसे अगर आज की डेट में किसी को R15 के बारे में कुछ जाना हो, गियरड ऑफिशियल पे जाओ, सब पढ़ा हुआ है कि उसमें विंगलेट क्यों लगता है, टायर का कलर अच्छा ब्लैक क्यों है। विंगलेट का एक्चुअल कोई पर्पस होता है या सिर्फ लुक्स के लिए? हाँ एक्चुअल पर्पस होता है भाई वो विंगलेट का। रिसेंट रील देख लेना, पता लग जाएगा वहाँ से। अब तो बताने दो भाई। हाँ विंगलेट का एक्चुअल में रीजन ये होता है कि जो उसका यूजेज है वो बेसिकली सुपर बाइक्स में ही है। वैसे विंगलेट डाउन फोर्स क्रिएट करता है, मतलब आपकी बाइक अगर उठ रही है तो विंगलेट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, हवा आपकी प्रेशर मारेगी विंगलेट पे, तो जो सुपर बाइक्स होती है वो हर गियर पे व्हीलीज पॉप करती है। तो जो विंगलेट की क्वालिटी और विंगलेट का साइज जो होता है वो डिपेंड करता है कितने केजीज का वो डाउन फोर्स मार रहा है। तो लगभग 500-400 केजीज का वो डाउन फोर्स मारता है बाइक को नीचे रखने के लिए सिर्फ। 500-400 केजी। और वो भी तब जब बाइक के अंदर ऑलरेडी टेक है, जैसे लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, सारी चीजें हैं उसके बाद भी। भाई किसी को मारनी व्हीली हो तो सबसे तो पहले विंगलेट ही हटाएगा वो सारे टेक ऑफ करेगा पहले, क्योंकि उसके बिना भी विंगलेट काम नहीं कर पाएगा। इतने टेक होने के बाद भी विंगलेट अलग से डिजाइन करेगा, क्योंकि जितना फ्रंट व्हील स्टेबल रहेगा उतनी इजीली, अब ये तो मोटो जीपी का टेक है बेसिकली, और स्ट्रीट बाइक्स में जितनी डुकाटीज वगैरह है या बीएमडब्ल्यू ने इतनी पावर दे ही दी है। तो आप सुपर बाइक्स के बारे में आपका भाई क्या ओपिनियन है? मतलब किस चीज को लेकर? मतलब जो लोग सुपर बाइक्स ओन करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? आपने सभी इंडिया में स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है, रोड्स उतने अच्छे नहीं है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी जो सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स होती है उनका काफी कम रहता है। डेफिनेटली नहीं है। सो यार ये ना एक लग्जरी आइटम है, शौकिया चीज है, ठीक है। अब मैं भी कभी ना कभी सुपर बाइक ओन करूंगा, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, बट बीइंग अ बाइकर मैं ओन करूंगा उस चीज को। इंडिया के अंदर ये है कि अगर आपको सुपर बाइक को एक्सप्लोर करना है, पूरा पोटेंशियल पे चलाना है, तो भाई ट्रैक से बढ़िया जगह है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास, भाई देखो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक 15-20 लाख की बाइक ले रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा भी है होगा कि आप ट्रैक सेशंस कर सकते हो, करेक्ट। ट्रैक सेशन अगर आपको उसे फुल पोटेंशियल पे चलाना ही है, आप ट्रैक पे ले जाओ, उधर उसे जो करना है वो। क्योंकि यार देखो अब क्या है कि लोग, मैंने ये देखा कि लोग लेके आते हैं। भाई वही मेरा क्वेश्चन है, मतलब लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, जैसे धूम से हायाबुसा का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो अभी तक चल ही रहा है, तो लोग बाइक देख लेते हैं, स्पीड देख लेते हैं, आवाज देख लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल नहीं पता होता है कि इसको रखने का क्या कॉस्ट आएगा, इसको मेंटेन करने का क्या कॉस्ट आएगा, और ये एक्चुअल में रोड पे चला भी पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। क्योंकि बहुत से नोन में मेरे ऐसे लोग हैं जो ले लेते हैं और चलाते नहीं है उन बाइकों को, क्योंकि चला नहीं पाते, रोड वैसे नहीं है। तो वो बताओ मेरे को। अच्छा भाई मेरा एप्पल स्पॉन्सर हो चुका है ना, इसलिए सुजुकी और एप्पल बहुत अलग अलग है भाई। मेरा एक्सपीरियंस ये था भाई, मैंने हायाबुसा ली थी, तो मैं उसको चला ही नहीं पाता था, या तो मेरे को रात में निकलना पड़ता था, अगर मैं दोपहर में निकल गया या सुबह निकल गया, तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है साकेत एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, कि वहाँ बाइक बिल्कुल 5-10 की स्पीड पे चलती है, और जब 5-10 की स्पीड पे हायाबुसा चलती है ना, तो वो आपको रुला देती है। वो एक्चुअल आपको ऐसा लगता है कि आप उसको खुद धक्का मार के लेके जा रहे हैं। मैंने चलाई थी, क्योंकि बहुत हैवी बाइक है वो, 250 किलो 260 केजी के आसपास उसका कर्व वेट है। तो एक्चुअल में उसको जब वो चलती रहेगी 60, 70, 80 की स्पीड पे, तब आपको थोड़ा बहुत मजा आना स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ कि बाइक मैं चला रहा हूँ एक्चुअल में। वरना तो ऐसे ही लगेगा भाई कि आप रगड़ रहे हो बाइक को, खींच रहे हो, बहुत ज्यादा रुला देती है बाइक को। मेरे पास भी अभी पिछले कुछ टाइम पहले, मतलब मेरे फ्रेंड ही है, ही ओन्स मतलब ड्रीम राइड्स करके जो रेंटल करते हैं सुपर बाइक, सो मेरे पास थी हायाबुसा, उनसे मैंने ली थी और मैं उसे चलाया था, मतलब हफ्ता था आई गेस मेरे पास। मैं भी यही चीज देख रहा था कि यार ये तो बाइक ऑन करो, ये तो फर्स्ट गियर से ऊपर ही नहीं जाना पड़ रहा है इसके साथ। मैंने बाइक ली, बड़ा खुश हो गए, और उसके बाद मैंने चलाना स्टार्ट करी बाइक। 2-3 दिन मैं दुख में चला रहा हूँ बाइक में, मेरे को पेन हो रहा है, शोल्डर में भी, रिस्ट में भी पेन हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। टेंशन मिल रही है। हाँ टेंशन मिल रही है, सुपर बाइक चला रहा हूँ, और जानबूझ के पीछे की सीट हटा के काउल लगा दिया मैंने कि कोई बैठ ना पाए, सिंगल सीटेड बाइक बना दी मैंने उसको।
मजा आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन जब वो 3-4 दिन बाद एकदम जो नया नया जो वो होता है ना, वो खत्म हुआ। हनीमून पीरियड खत्म होता खत्म है, हुआ। उसके बाद फिर मैं इसको फिर मैं बचने लगा कि दोपहर में नहीं, अभी रात को चलाऊंगा इसको, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग चलाऊंगा इसको, अभी नहीं चला रहा। तो ऐसा कर करके 3-4 दिन 5 दिन तक चलती नहीं थी वो बाइक, या तो बिल्कुल रात में चल रही है या बिल्कुल सुबह सुबह चल रही है। और मैं अपने किसी दोस्त को बोलता था चल मेरे साथ, वो या तो बुलेट पे चल रहा है या दूसरी बाइक पे चल रहा है, और मैं भगा देता था, तो मैं तेज आगे निकल जाता था। वो कहता था भाई मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, तो फिर मैं अकेला और बढ़ जाता, या तो गाने सुनते हुए बाइक चलाऊं। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली सिचुएशन थी कि भाई एक तो रोड्स भी अच्छे नहीं है, गड्ढे आ जाते। 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि रोड पे गड्ढा आ गया है बीच में और मेरे को पता नहीं है, मैं तेज चला रहा हूँ, वो तो बाइक का उसका सस्पेंशन ठीक था जो सरवाइव कर गई वहां पे। अदरवाइज मेरे को लगा आज तो भैया यमराज बैठे हैं मेरे साथ पीछे पे, या भैंसे पे आ रहे होंगे अपने, मेरे को लेके जाएंगे साथ में। बड़ी दिक्कत है। सुपर बाइक्स को ओन करना इंडिया में एक्चुअली डिफिकल्ट है ही बिकॉज ऑफ रोड्स। सबसे पहली चीज तो रोड्स है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस इतनी ज्यादा बुरी है। मतलब आप कौन सी है सबसे, आप 650 ले लो, मतलब आप 900, 1000, 1300 तो छोड़ ही दो, आप 650 सीसी भी ले लो। मतलब उसको भी आप, जैसे एक बाइक आती थी बेनेली, बहुत बीच में बहुत फेमस हुई थी, बहुत 600 आई, 600 आई, सॉरी, बहुत फेमस हुई थी एकदम से, नेकेड आती थी। हाँ नेकेड बहुत फेमस हुई लोगों ने एकदम से, और वो तो सेकंड हैंड मार्केट में 3-3, 4-4 लाख रुपए की मिलती है, सब खरीदने लग गए उस बाइक को। और फिर उसका एकदम से फेज आया कि मेरे भी एक दोस्त ने खरीद ली। मैं कह रहे वाह यार तूने एग्जॉस्ट लगाया, खरीद ली तूने। अब भाई मेरे पास खड़ी कर दी, मैं चला रहा हूँ। अब क्लाइमेट सबसे पहले भाई भरी गर्मी में निकला, पहले तो टांगे जल गई सुपर बाइक चलाने में। मतलब सी इन सब चीजों के लिए ना आपको रेडी रहना है, और साथ में अगर आपको पता है कि आप एक ऐसी बाइक ओन कर रहे हो तो यू हैव टू बाय प्रॉपर राइडिंग गियर्स, क्योंकि तभी आपके लेदर की चीजें होती है जिससे, क्योंकि वो चीजें बनी ही इन सब चीजों को रेजिस्ट करने के लिए होती है, करेक्ट। तो सुपर बाइक जब आप लेते हो तो उसके साथ ना सिर्फ आप बाइक नहीं लेते, आप बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आपको। राइडिंग गियर्स उस लेवल के लो ताकि जो भी, और जैसे आपने बोला कि आपके हाथ में पेन हो रहा है, करेक्ट। R15 लेने से पहले मैं ये माइंड बना चुका था कि होगा, मतलब एक होता है ना कि भाई अरे छोड़ना है कितना ही हो जाएगा, मेरे को मैंने कहा होगा ये चीज, और मेरे को वो चीज बेयर करनी है, तभी मैं उस चीज को, अब भाई वो बाइक बनी जिस चीज के लिए, मैं बाद में बोला बेकार बाइक है क्योंकि ऐसे बैठना पड़ रहा है, कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो वो चीज के लिए अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो देन आपको वो बाइक खरीदने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, सिंपल सी बात है ये। और सुपर बाइक के साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी, वो तो है फॉर श्योर है। अगर आपका कोई पार्ट टूटेगा भी, भाई दिल पे सबसे पहले दुख होगा, पॉकेट पे तो बाद में होगा। उसके बाद फिर आप उसे, जब तक आप सर्विस सेंटर ले जाओगे, वो जब आपको अमाउंट बताएगा तो बहुत दिल में दर्द होगा। ऐसा करते करते फिर काफी लोगों की बाइक गैरेज में खड़ी रहती है। मेरे हायाबुसा में प्रॉब्लम आई थी, जो रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है ना, वो खराब हो गया था उसका। तो भाई उसका कॉस्टिंग क्या हो सकता है सोचो? इसका मैंने काफी प्रॉब्लम सुनी है, ये रेक्टिफायर हायाबुसा जेन 2 में प्रॉब्लम थी। हाँ, रेक्टिफायर की मैंने काफी प्रॉब्लम सुनी थी। हाँ बिल्कुल, आपको पता है भाई। तो रेगुलेटर रेक्टिफायर खराब हो गया, वो पार्ट बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसके बिना आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो बड़ी दिक्कत है भाई। और जो हायाबुसा में जो बैटरीज वगैरह भी चेंज करते हैं ना, ये जो एमरॉन वगैरह की आते हैं, तो ये सब जुगाड़ू बैटरीज होती हैं, जो एक्चुअल आप सर्विस सेंटर में जाके लाओगे तो वो टाइम लेते हैं बैटरी ये लाने के लिए। पॉइंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने तो फिर हायाबुसा बोल दिया, दे रहा हूं मैं आपको इस टाइम, आपने तो फिर हायाबुसा बोल दिया। R3 है हमारे फ्रेंड के पास जिनकी मैं बता रहा हूँ। अब वो थाईलैंड वेरिएंट है, वो CBU यूनिट था, ठीक है। तो उस अभी खैर अभी भी CBU यूनिट ही था। तो उनकी उसके अंदर भी जो बैटरी डली है वो डिफरेंट है। उस पे एमेरॉन, अगर आप एमेरॉन या फिर एक्साइड वगैरह डलाओगे तो उस पे मेल फंक्शन हो जाएगा। हाँ। स्पीडोमीटर नहीं चलता, कुछ दिन सही चलता है, फिर ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। मैं इधर ये जो मथुरा वाला हाईवे है NH48, उस पे बाइक चला रहा था सुबह तो बाइक चल रही थी 230 240 पे स्पीड पे, अकेला मैं ही बाइक चला रहा था और मजा आ रहा था मेरे को। एकदम से भाई सारी पावर चली गई बाइक की, मीटर सब खराब हो गया, दिक्कत आई। बाद में पता चला बैटरी का इशू था। और वो जब मैं लेके गया उसको वहां पे वर्कशॉप पे, तो उन्होंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। मैंने बोला भाई लेकिन मेरे को तो टो करवा के, एक्चुअल में मैं फुटेज डालूंगा उसकी कि मैंने टोइंग करवाई है बाइक प्रॉपर टो ट्रक से। तो बड़ी मेरे को गुस्सा आई उस दिन। मैंने सोच लिया था मैं इसको भाई निकालूंगा, मेरा हो गया इस बाइक से। वही चीज है, इन सब चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है कि अगर कोई पार्ट आपको पता है कि जो इसका सपोर्टेड नहीं और आपको रुकना है, आपको बाइक खड़ी रखनी पड़ेगी। भाई एक चीज और मैं शेयर करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि क्या है, जब मैंने बाइक ली तो उसमें एग्जॉस्ट था ब्रॉक्स का।
तो ब्रॉक्स का क्या होता है, वो वाला आता है हायाबुसा के लिए, जैसे हायाबुसा में 4 सिलेंडर कोनिकल टाइप होगा। हाँ, कोन वाला ही था, 4 सिलेंडर बाइक होती है, तो बेसिकली जो एग्जॉस्ट आते हैं वो 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड, बट उसका एक ही साइड था जो नई वाली हायाबुसा के साथ भी आता है, तो हाँ जेन 3 के वही वाला था, 4-in-1 था, तो एक साइड से ही बहुत लाउड आवाज आती थी, ब्रॉक्स का वो वाला एग्जॉस्ट था। तो जहां मैं लेके जाता था ना, मेरे घर से थोड़ा सा दूर 4-5 किलोमीटर दूर एक गौशाला टाइप है, तो वहां पे गाय वाय घूमती रहती हैं, तो भाई एक्चुअल में जब मैं वहां पे बाइक लेके गया, एक गाय मेरे पीछे पड़ गई भाई, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ गई गाय, और मैं जैसी हल्की सी बाइक भी स्टार्ट करूं और आगे चलाऊं, वो भगे मेरे पीछे। अब मैं उससे डर रहा हूँ, गाय बाइक की आवाज से डर रही है, मैं बाइक खड़ी कर दूं नॉर्मल एकदम स्टैटिक, जो नॉर्मल आवाज आ रही है वो मेरे से एकदम चिपक के खड़ी हो जाए गाय, और मैं थोड़ी सी एक्सेलरेट करूं, वो मेरे पीछे पीछे भगे। बोला इसको क्या हो गया, मैंने चाबी बंद करी और वहां से ऐसे धक्के मार के लेके गया, फिर थोड़ी आगे जाके स्टार्ट करी है। लेकिन एक्चुअल में एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, लाउड एग्जॉस्ट। और प्रॉब्लम तो बहुत चीजों को होती है। उस दिन मैंने समझा कि गवर्नमेंट ने सही कर रखा है भाई एग्जॉस्ट। अच्छा एक और चीज है, जैसे एग्जॉस्ट तो पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। वो अगर इलीगल है, जो मार्केट से हम लगवाते हैं वो पूरे ही लीगल होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आफ्टर मार्केट ये वाला है, ये लीगल है, लगवा सकते हैं कुछ कैटेगरी? इट इज कम्प्लीटली लीगल। एक बेसिकली डेसिबल होता है, अगर वो क्रॉस हो रहा है इलीगल, बस। सुपर बाइक्स में मुझे लगता है वो क्रॉस ही होता होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट ही क्रॉस होता होगा। नहीं, सुपर बाइक से क्राइटेरिया भी अलग रहता है ना, अलग रहता है। तो उस पे ये है कि अगर स्टॉक, अब कंपनी जो स्टॉक बना के दे रही है, वो कंपनीज और का उनमें आवाज नहीं आती। पहले टेस्टिंग होती है, वो होगी तभी गवर्नमेंट पास करेगी, तभी वो शोरूम में बिकेगी। अदरवाइज अभी यार किस चीज के लिए कंपनी ने रोका हुआ था, कोई एक बाइक थी, मैं कावासाकी के शोरूम में गया हुआ था, तो उस पे प्रॉब्लम ये आई थी, वो कह रहे ये बाइक आरटीओ पास नहीं कर पा रही है, और उस पे ऐसा भी नहीं था कि कुछ लग के आ रहा है, वो कंपनी की तरफ से ही जो चीजें लगी हुई है, वो बस ट्रैक ओरिएंटेड बाइक थी क्या? ऑफ रोडिंग बाइक थी। अच्छा। तो वो कह रहे कि ये आरटीओ रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। KLX तो वैसे भी नहीं होती, KLX की जो वो नहीं KLX तो हो रही है, जो बीच में आया था ना इनका RS वाला मॉडल 230 RS, जो जिसपे हेडलाइट वेडलाइट कुछ भी नहीं थी, वो तो रजिस्टर भी नहीं होती, वो तो आप बस खरीद लो, आप चलाओ, रोड पे दिख गई तो चलाना है, क्योंकि उसके हेडलाइट नहीं है, टेल लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो प्रॉपर डर्ट बाइक है, ट्रेल बाइक है वो, एक्चुअली डर्ट भी नहीं है, ट्रेल है वो। तो एग्जॉस्ट वाला सीन तो यार रहता ही ऐसे। अब यार आप हॉस्पिटल वगैरह में अगर कभी जाओ, ठीक है, और नीचे से ऐसा सुपर बाइक जाए एकदम से, और आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी है आपके साथ पेशेंट है, उसे किसी चीज से प्रॉब्लम है, और भाई बाइक जाएगी, और आप चलो ठीक है, आपको एक तरफ मजा आ रहा है वो देख के कि भाई नीचे बाइक गई, लेकिन पेशेंट उस पे, तो बस ये एनिमल्स को भी बहुत एनिमल्स को होती है, डॉग्स वगैरह को होती है। शरीफ बाइकर्स के बीच में बैठ गया नहीं तो एग्जॉस्ट की बात हो रही थी। नहीं एग्जॉस्ट यार, वैसे तो देखो, अब अगर मैं लूंगा मैं भी लगवाऊंगा। भाई मैं तो R15 में लगवाने का प्लान है? नहीं, R15 में लगाने का कोई प्लान नहीं है, until unless मेरा कुछ ऐसा हो कि मैं इसे एक प्रोजेक्ट बाइक बना के एक ट्रैक बाइक बनाऊंगा, तब मैं सोचूंगा इस पे कुछ करने का, बट एज सच नहीं है। और एग्जॉस्ट जैसे अगर हम सिंगल सिलेंडर बाइक में लगवा रहे हैं, तो इंजन पे इफेक्ट आता है, हेल्थ पे स्पेशली? बिल्कुल आएगा। तो बेसिकली ना ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन के साथ बनती है। अब जैसे लोग एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, सबसे पहले तो नकली एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, ठीक है, 5000 वाला, वो सबसे ज्यादा आपका डैमेज लगा लेते हैं। रील्स में बहुत चीजें दिख जाती है, लोग क्या काम कर रहे हैं। तो एक तो पहले नकली एग्जॉस्ट आपका खराब करेगा, दूसरा फिर ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि एयर फिल्टर साथ में चेंज होता है, कॉम्बिनेशन बनता है कि अब भाई आप साथ छोड़ रहे हो, लो भी तो उतनी, छोड़ते ही चले जाओगे सांस। प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल है, आप सांस छोड़ते ही थोड़े लोगे भी तो सांस, तभी तो छोड़ पा रहे हो। रील काट देंगे रील काटो और गया तो ये है 2-3 बार चला देंगे, मजेदार। तो आप सांस छोड़ रहे हो तो लेना भी है, तो उसके लिए एयर फिल्टर लो भाई, जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होता है वो। लेकिन इंडिया में दिक्कत ये है कि डस्ट बहुत ज्यादा है। पॉइंट ये है, आप परफॉर्मेंस पास डलवाओगे, अगर आपने एयर फिल्टर भी परफॉर्मेंस वाला डलवाया, तो आपको उसकी क्लीनिंग और ज्यादा रेगुलर करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप डस्ट इतना ज्यादा है ना, आप रेगुलर चलाओगे, उसका वो तो एयर फ्लो बढ़ा दे रहा है, और अगर इंजन के अंदर अगर वो चला गया तो फिर बाद में इंजन सीज ही होगा। तो दिक्कत ये है कि उस पर मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाती है, कराओ आप सब कुछ, लेकिन फिर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा फिर हो जाती है आपका करवाना। और भाई गियर्स को लेके भी मेरा एक क्वेश्चन है, लोग सिर्फ सुपर बाइक्स अगर सोचते हैं कि गियर्स तो उन्हीं के लिए बने हैं, जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स उन्हीं लोगों को पहनने चाहिए, बूट्स वगैरह, तो
बेसिक गियर्स बता दो कि जो हर बाइकर को लेने ही चाहिए सेफ्टी के लिए। भाई बेसिक गियर्स तो आपके सारे, मैं खुद राइडिंग जैकेट में ही पहन रहा हूँ, लग नहीं रही बूट्स भी होगी, पहने हुए हैं। लग नहीं रही होगी, लेकिन राइडिंग जैकेट ही है, इसमें घोस्ट प्रोटेक्टर्स आते हैं, तो प्रोटेक्टर्स भी लगे ही हुए हैं इसमें सारे। तो बेसिकली यार देखो, ग्लव्स बेसिक है, ठीक है, आपके ग्लव्स बेसिक है, जैकेट आपकी, जैकेट बूट्स, ये 3 चीजें तो है, बेसिक है ही है, ठीक है। और हेलमेट तो मैंडेटरी है, वो तो बेसिक नहीं है, वो मैंडेटरी में आता है, वो कंपल्सरी मैंडेटरी है। 15 वाले जो उसके लिए तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग हैं भाई जो बिना हेलमेट के भी चलाते हैं। हेलमेट मैंडेटरी पार्ट में आता है, तो हेलमेट तो आप अच्छा, सबसे पहले अगर आप गिरोगे तो आपका सर बचता है कोई नीचे। एक ऐसा ब्रांड का बता दो जो एकदम सर्टिफाइड हो और अच्छी प्रोटेक्शन भी दे दे। आजकल तो ये सबसे अच्छी चीज हो रही है कि एक तो इंडिया में ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, और जितने भी ये ब्रांड्स है लाइक स्टील बर्ड वगैरह, जितने भी ये ब्रांड्स है, दे आर एक्चुअली इम्प्रूविंग। क्योंकि क्या है कि इन्होंने ये चीज देख लिया कि अब धीरे धीरे ना नए ब्रांड्स आ रहे हैं और लोग जनरली उस पर शिफ्ट हो जा रहे हैं। जैसे एक्सॉर वगैरह इजीली, तो एक्सॉर भी अब जैसे एक्सॉर वेगा या किसी का ही है, वो चाइल्ड ब्रांड ही है, भाई ठीक बहुत है। ज्यादा फंकी बनाते हैं हेलमेट वेगा और वो तो स्टील बस वो है कि आप ग्राफिक्स है, आप उसका सॉलिड कलर ले लो, अगर ब्लैक चेप एक मैंने रेड लाइट पे देखा, मैंने ये रोबोट कहाँ से आ गया भाई, फिर पता चला हेलमेट पहना हुआ है सिर्फ। एक और निकला था ना बीच में, व्लॉगर्स वो खरगोश बन के घूम रहे थे, पिकाचू बन के। हाँ, तो यार देखो भाई कुछ लोग हैं जो हेलमेट बेवकूफी नहीं के लिए पहनते, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं पहनते, बोलते मैं यहीं तक जाना होता है घर के आसपास हाँ, ही, ये बहुत और होता है। भाई हेलमेट पहनने से बाल उड़ जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो भाई ऐसा ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा इसलिए नहीं गए, ये इसलिए नहीं गए। भाई मुझे इसने बोला था निकलने क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं ठीक भाई है, मेरी इंटेंशन नहीं थी। मैं इस चीज से वो नहीं हूँ भाई कि मतलब बाल नहीं है ये वो, मेरे को इस चीज से कोई वो नहीं होता। इनफैक्ट मैं खुद वो सही लगता है कि कोई बात करे इस चीज के ऊपर कि बाल नहीं है, बाल नहीं है। तो ये तो मेरे खैर मेरे पर्सनल हेल्थ इश्यूज की वजह से हुआ था, मेरा जो भी हुआ। तो अब जो इधर उधर भी भाई जाना है, भाई मैं तो बोलता हूँ तुम हाफ हेलमेट बेसिक हेलमेट ही ले लो यार, कि तुम्हें नहीं पता कब क्या हो जाए। सही बात है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे एक भैया थे, उनकी निंजा 300 50 की स्पीड में टोटल लॉस हो गई बाइक, मानोगे? नहीं। हम नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे भैया 50 की स्पीड में ठुकी है वो बाइक, टोटल लॉस हो गई। अब बात वो नहीं है कि वो 50 की स्पीड में थी, बात ये है कि भैया वो ठुकी कैसे होगी। ये सोचो, आपको नहीं, आप 10 की स्पीड में चला रहे हो, सामने ट्रक खड़ा हुआ है, पीछे से गाड़ी आके भम बजा दे आपको, आपकी बाइक तो पूरी पिचक गई, बीच में आप बैठे हुए हो भाई, आपको 10 जगह लगेगी। तो एक्सीडेंट का आपको नहीं पता वो होगा कैसे। हम बस एक चीज देखते कि भाई हम गिर जाएंगे, गिरना ही थोड़ी सब कुछ होता है यार, 10 चीजें होती है। आप हल्का सा यहाँ टकरा गए, पीछे से गाड़ी वाले ने ठोक दिया, पता नहीं कैसे घूम फिर के गिर जाओगे। भाई ये सुधांशु जो पीछे बैठा है, ये अभी रगड़ा है 3 दिन पहले बाइक से, बच गया है क्योंकि गियर्स पहने हुए थे। नहीं बट हाँ, और तो- रियल पता है, ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है लोगों के मन में कि हेलमेट पहनूंगा तो हेयर फॉल होगा। ऐसा ये कुछ चीज नहीं है ना रहता भाई, ये रहता है भाई ऐसा नहीं है, सब ये इस वजह से नहीं गए, सब जेनेटिक्स का खेल है भाई, ऐसा कुछ नहीं। सब जेनेटिक्स जेनेटिक्स ये जेनेटिक्स है। तो बाकी ऐसा नहीं है, बाकी स्वेटिंग होती है। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो उसका मटेरियल है अंदर, वो स्वेटिंग को मतलब एयर पास नहीं होती बेसिकली, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्ट है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आप को अगर बंडाना वगैरह कुछ भी यूज करना है, आप वो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हेलमेट में, फिर उसके बाद आप हेलमेट पहनो, उससे आपका फिट भी अच्छा आ जाएगा, आपका स्वेटिंग, वो स्वेटिंग को भी सारे फेस को स्वेटिंग को कंट्रोल कर लेता है आपका। अच्छा, कभी मोटो व्लॉगिंग का सोचा है करने का, मतलब स्टार्ट करने का? यार मोटो व्लॉगिंग में स्टार्ट इसलिए करने का नहीं सोच पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मतलब पता है नहीं, एक्चुअली रीजन क्या है कि मैं जब बाइकिंग करता हूँ ना, जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ, मेरे को बाइक राइड एंजॉय करनी होती है, मेरे को उस वक्त बोलना नहीं वो होता। तो हमने देखा था वहां पे ट्रैम्प वाले इवेंट पे। अच्छा तो मेरे को उस टाइम पे मैं फोकस होता है कि यार मैं बाइक चला रहा हूँ, इसको फील लूँ, इस चीज को मैं एंजॉय कर। गाइस मैं ये चला रहा हूँ, अरे मूड वो नहीं हो पाता भाई मेरे से, भाई बाइक उड़ रही है, सब नहीं हो पाता भाई मुझसे। सच बात बताऊं तो सीधे सीधे रोड पे 2 मिनट बोल दो कि हाँ भाई मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा भाई। मेरे को राइड एंजॉय करनी है, इसीलिए ऐसी बाइकर्स को ना आज के टाइम पे जो ये इन्फ्लुएंसिंग वाला पार्ट है ना, इन्होंने बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। वो बस ये देखते कि भैया बाइक पे हेलमेट लगा हुआ है, बाइकर ही है ये, भाई हार्डकोर बाइकर ही होगा ये क्योंकि इसने हेलमेट पे कैमरा लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसी चीज नहीं होती भाई। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बाइक ठोक देते हैं और रिव्यूअर है एक्चुअल में, जिनको मतलब ढंग से राइड करना नहीं आता है लेकिन वो रिव्यूअर है ऐसे लोग भी एग्जिस्ट। नहीं भाई,
नहीं भाई, सी ऐसे देखो, बाइक ठुकना, दोस्ती नहीं एक्सीडेंट्स, तोड़नी है मुझे किसी से। देखो एक्सीडेंट्स वगैरह तो पार्ट है, मैं सच बात हम्म। बताऊं तो नहीं भाई, खड़ी आप बाइक ठोक देते हैं कुछ भी हो, देखो एक्सीडेंट को ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसको बाइक चलानी नहीं आती। सी मैं वही बोलूंगा, मोटो जीपी ट्रैक्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, अब ये तो नहीं बोले अबे भाई इसको कहाँ बाइक चला रहे हैं, गियर दी इसने तो। ये तो बहुत ही लॉजिकल सी चीज हुई, क्योंकि आप कभी, आपको नहीं पता ना कि दूसरा क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो एक्सीडेंट्स पार्ट होता है। हाँ ये है कि अगर आप सिली मिस्टेक्स करोगे तो चीज अलग होती है, आपको चीजों से सीखना होता है। जो फर्स्ट टाइम बाइक चलाते हैं उन्हें बेसिकली अपनी सिली मिस्टेक से सीखना होता है। अगर उन्होंने कुछ देखा कि ये ट्रिकी सिचुएशन हो गई ऐसी एकदम से कई बाइक मोड़ी, तो उन्हें अगली बार से कॉशियस रहना पड़ेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं पहले ब्रेकिंग करूं या फिर स्पीड कम करूं, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है बेसिकली बाइकिंग सीखते वक्त जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। जैसे सेफ्टी के लिए लोगों के मन में क्या है ना कि वो हेलमेट वगैरह बाई कर लेते हैं। जो मेन कंफ्यूजन आती है वो ग्लव्स में आती है हाँ। कि ग्लव्स यार 1,000 रुपए के भी आ रहे हैं और 5-6 हज़ार 10,000 मतलब बहुत महंगे भी आते हैं। तो मिनिमम बजट क्या होना चाहिए, और कोई एक अगर 2-3 रिकमेंड करना हो कि तो इस प्राइस रेंज में ये अच्छा है। बेसिकली देखो, इन सब चीजों के लिए ना सर्टिफिकेशंस है, हर गियर की आपकी सर्टिफिकेशन होती है। सबसे पहले तो आप सर्टिफिकेशन देखो, एंड देन जब भी आप परचेज करो, एक दो ब्रांड्स को ना आप हाथ पे फील करके देखो अपने, ठीक है। बेसिकली जो गियर्स का पॉइंट होता है ना कि वो खराब कैसे या एक्सीडेंट में आपको बचाएंगे कैसे। एक्सीडेंट में बचाने का वो होता है एब्रेशन, आपकी रेजिस्टेंस होती है। तो बेसिकली जब घिसता है ना, तो घिसने पे गियर फटेगा नहीं। वो एक्चुअली इस हिसाब से बनता है कि अगर ये जैकेट घिसेगी तो अगर फट गई तो फायदा क्या हुआ, वो तो हुआ ही नहीं ना, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं हुई। फिर तो तो स्क्रैच अंदर तक पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली तो जब आप राइडर्स को आप देखोगे ना कि वो घिस के अगर एक्सीडेंट वगैरह, उनके शरीर पे खरोच तक नहीं होती, हड्डी टूट जाएगी क्योंकि वो बॉडी इस तरीके से शेक हो जाएगी, खरोच नहीं आती उनको। तो गियर्स उस एब्रेशन को वो करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो वैसे देखो लेदर प्रोटेक्टर्स ही होते हैं। आप कुछ भी बोलो, लेदर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब लेदर आज के टाइम पे अगर आप बेसिक लेने जाओगे, ग्लव्स अगर लोगे तो 2,500-3,000 रुपए से शुरू होते हैं। इतना आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, बंदे बाइक खरीद रहे हो तो बजट ये भी थोड़ा सा लेके चल लो कि एक राइडिंग गियर आप अच्छे से पहन लो, हेलमेट एक अच्छा खासा ले लो जो आपको प्रोटेक्ट करे, और सर्टिफिकेशन वाले नोन ब्रांड के देखो जो आपको पता है, या फिर इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, या फिर कोई भी, उन चीजों को एक बार कंसिडर करो और पहन के देखो अपने आप पे। फील आएगा तब पता लगेगा आपको कि क्या चीज होती है, क्या डिफरेंस क्या होता है। आप 20,000 का पहनोगे और 5,000 का पहनोगे तब भी आपको पता लगेगा कि यार 20,000 की चीज होती कैसी है। वो फील करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है, जैसे इस साल की जो हॉट केक या जो कह सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक हुई थी वो RTX 300 हुई थी, ठीक है। तो RTX 300 आई सबने चलाई भी होगी, कैसा एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्योंकि यूजुअली लोगों के साथ में क्या था कि उस प्राइस रेंज में वी स्ट्रॉम भी आती है और थोड़े से पैसे और लगा दो तो KTM 250 भी आ जाती है एडवेंचर में। तीनों में से मतलब आज के रेट में लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना हो तो कौन से पिक करेंगे आप? सी जब मैंने ये चीज बोली थी ना कि जो नई बाइक आती है जब, तो बेसिकली उसका इंजन ना एक टेस्टिंग मोड में होता है, एंड ये एक न्यूली डेवलप्ड इंजन है, एंड इसके अंदर फ्लॉज हो सकते निकलेंगे अभी। एंड जब थोड़ा 1 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, उसके बाद ये बाइक आएगी पूरी फुली रिफाइंड। तो अभी तो शोरूम्स में भी नहीं आ रही सही से, अभी तो किसी के पास हाँ, आई अभी भी तो नहीं है। शायद डिलीवरी हो भी नहीं मैंने रही कुछ इसकी ना। इन्फ्लुएंसर्स का देखा था जिन्होंने खरीद रखी है, बुकिंग कर रखी है, वो हाँ 3-4 महीने हो गए उनका बाइक नहीं आ रही, 2-3 महीने से। तो अभी जब तक रोड पे नहीं आएगी और वो जब तक वो बाइक अपनी लाइफ नहीं जिएगी ना, तब तक सही हम बात बता नहीं पाएंगे कि उसके अंदर क्या चीज है। अदरवाइज जितनी हमने चलाई उतने में शायद आपको ही मजा आया होगा, उतने मेरे को ही मजा आया होगा, राइट। राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म रिव्यू इज टोटली डिफरेंट। रियल वर्ल्ड जो रिव्यू होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। और मैन्युफैक्चरर से जब भी कोई बाइक निकलती है ना, एक तो सारी बाइक एक जैसी नहीं निकलेंगी। आप ये आपकी बाइक में कुछ होगा, मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कोई लेफ्ट भाग रही है, कोई राइट भाग हाँ, रही है, ये होता है। ये चीज हाँ। होती है, ये चीज होती है, और यही चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई हो रही होती है। उस जो नेक्स्ट प्रोडक्शन लाइनअप चल रहा होता है उस पर ये चीज रेक्टिफाई हो रही होती है कि यार ये 5 प्रॉब्लम्स आई है, ये सेट आया है, अब ये जो बन रही है इनमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखो ऐसा क्या इशू है, या क्या एड ऑन होगा, या क्या माइनस होगा। तो RTX का तो अभी टाइम है रिव्यू के लिए। यार एक और चीज़ है, जैसे अभी ना आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हो, ठीक है। तो कंटेंट प्लान करके आप करते हो ये सारी चीज़ें जो भी आपके इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, या फिर मतलब बस रहता है, डिपेंड करता है ट्रेंड क्या चल रहा है उस पे? सी अभी जो मेरा कंटेंट है, मैं उसे आई एम मोर फोकस्ड कि यार मैं इंफॉर्मेशन कैसे पास कर सकूं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैसे पास सकूं।
और मैं बहुत ज्यादा शायद एंटरटेनिंग नहीं बनाता हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन का, अब जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने बूसा ली और काफी सारी प्रॉब्लम्स है, अब ये चीज अगर कोई खरीदेगा कौन बताएगा उसे, करेक्ट। अब RTX है, आपने बताया ना कि भाई क्या रिव्यू है, ये क्वेश्चन है ना जो फर्स्ट टाइम बायर है या फर्स्ट टाइम गियर्स है, आप पूछ रहे हो कि भाई कौन से गियर, ये कौन बताएगा चीज है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐसा लगता है जो पास ऑन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोटो व्लॉगिंग एंटरटेनमेंट तो अलग ठीक genre है, वो तो अलग चीज है, वो अलग जॉनरा ही अलग है, बिल्कुल बहुत लोग कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो तो मेरे हिसाब से वो आपकी वैल्यू ज्यादा क्रिएट होती है उससे। क्या लद्दाख हम स्प्लेंडर पे कर सकते हैं, स्कूटी पे? देखो मेरा और मैं, अगर आप चाहो मैं उस फ्रेंड को आपके इस पॉडकास्ट के लिए लेके आ सकता हूँ जिसने स्प्लेंडर पे 2.5-3 लाख किलोमीटर कर चुका है। वो 2.5-3 जिंदा है स्प्लेंडर अभी भी? वो और उस पे स्प्लेंडर ही है अभी, वही वो आई वाली? थिंक, हाँ वही वाली। अगर आपको वो दिखानी हो उसकी, वो भी मंगवा लेना आप। लोग फॉर्च्यूनर नहीं चलाते इतना जितना सही उसने बात है। स्प्लेंडर उसने चला 2.5-3 लाख किलोमीटर चला चुका है और वो सारा कवर कर चुका है, स्पीति लद्दाख वगैरह सब कुछ कर चुका है। वो जितना हो सकता है वो उतना कर चुका है उस बाइक के साथ। तो लाइफ पूरी कर दी भाई ने स्प्लेंडर की। लाइफ पूरी भी नहीं हुई, अभी तो चल रही है बाइक उसकी, अभी वो बेच नहीं रहा। वो कह रहा भाई ये मतलब आप सोचो उसका इमोशनल कनेक्ट उस बाइक के साथ कितना हो गया यार, कि मैंने इस पे सब कुछ करा है। और वो बंदा स्पेशली मैं उसे मिला भी रैंडमली था कि हमारे एक फ्रेंड की शॉप है, गियर्स की शॉप है वो मूर्थल के साइड में। सो वहां पे वो बंदा आया था और ही सेड कि भैया आपको तो मैंने वीडियो मतलब देखा है, आपकी वीडियोस वगैरह देखे। मैं कहा यार मतलब अच्छा। फिर उसने अपने बारे में जब बताया, मैंने उसकी वीडियो देखी, कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, वो भी इसके साथ, और वो स्प्लेंडर पे ही था उस वक्त भी। अरे कहा भाई यही है वो, कहता हाँ भैया यही है, इसी के साथ मैं सारा कर रहा हूँ। तो करने को सारी चीजें हो सकती है, पॉइंट वही है कि आप कितना कंफर्टेबल हो उस बाइक के साथ, और आप उसके पीछे काफी सारी चीजें भी होती है। अब देखो जिस टाइम पे मैंने स्पीति किया था, मेरे पास होंडा ट्विस्टर खड़ी हुई थी 100 सीसी, और मैं पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन था यार होंडा लेके जानी है, क्योंकि उस बाइक के साथ ना एक लगाव था मेरा। मैं कहा होंडा लेके जानी है, लेकिन भाई ने कहा नहीं ये नहीं जाएगी। भाई ने मेरे को मना किया, कह रहे ये नहीं जाएगी। उसके पास उस वक्त थंडरबर्ड 500 थी, कह रहे ये नहीं जाएगी, तू रेंट करते बाइक। तो ठीक है, अब हमारे पास पहले 220 थी, आई नो कि वो कैसी बाइक है। मैं कहा 220 तो प्यार था भाई, 220 रेंट करो। हिमालयन सारा ऑप्शन था, मैंने कहा नहीं 220 लूंगा मैं, ये बाइक से मेरे को एक प्यार है। 220 लिया। अब जब हम वहां स्पीति पहुंचे, हम कहीं पे रुके हुए थे, ताबो रुके हुए थे या कहाँ रुके हुए थे, वहां पे ट्विस्टर वाला आया और मैं भाई को देखा, मैं कहा भाई यार आपने मना कर दिया, देखो मैं भी ऐसे ही आ रहा होता हूँ चलता कूदता। लेकिन अब मैंने उससे फिर स्टोरी सुनी, मैंने कहा भैया डिफिकल्टीज क्या क्या, पहले तो ये बताओ कैसी लगी है भाई। ये देखा, ये इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम लोग, वही चीज। मैंने कहा यार कैसी थी भाई, कह रहा देखो मैं अभी सस्पेंशन का ही काम कराने आया हूँ। वो चला गया, कह रहा सस्पेंशन ये चौथी बार हो रहा है अभी इसी ट्रिप में चौथी बार हो रहा है उसका। तो हो सकता है खराब ही हो गया हो, या पहले उसने इस चीज का प्रिकॉशन नहीं दिया हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो वो सस्पेंशन ठीक करा रहा था। फिर कह रहा देखो इसकी अब उस पे तो 1000-1500 किलोमीटर पे सर्विस होती रहती है, तो वो बार बार कह रहा मैं 2 बार इसका इंजन ऑयल चेंज करा चुका हूँ, वैसे अपने लिए भी ब्रेकिंग इसकी अभी काम नहीं कर रही सही से। तो ये जो चीजें होती है ना, ये मतलब बता रही थी कि हाँ यार आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल भी है। 4 बार बाइक का सस्पेंशन 1-2 बार अपना नहीं करवाया। पंचर भी होगी, पंचर भी हुई होगी, पंचर बनाया होगा। तो ये सारी चीज, ये डिफिकल्टीज कोई नहीं बताता, बस ये बताते भाई आप कुछ भी ले जाओ, डिफिकल्टीज भी बताओ तो इंसान को अंदाजा हो कि उसे किस किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। अब तो रोड्स बहुत अच्छे बन गए, मैंने देखा है लोग प्लेटिना वगैरह भी ले जाते हैं। अब तो रोड्स काफी अच्छे बन गए, यार R15 लेके जाने का भी प्लान है? हाँ लद्दाख? सीरियसली? हाँ R15 लग रहा है कि वो बचेगी नीचे से, फेयरिंग अरे वगैरह जो है। बिल्कुल बचेगी यार, बिल्कुल बचेगी, भगवान की कृपा रही बचेगी। बिल्कुल यार। ऑफ रोडिंग नहीं करूंगा, मतलब सी ऑफ रोडिंग पॉइंट वो है कि R15 से पॉइंट वही है। सी अब बात यही आती है कि वो कहाँ तक के लिए बनी है, ठीक है, और आप उसे कहाँ चला रहे हो। अब मेरे को ये दिखेगा कि भाई वहां पे गड्ढा रखा है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं जाऊंगा ना उस गड्ढे पे, और फिर वहां जाके रील बना दूंगा R15 यहाँ से निकल गई, तो बेवकूफी है। मैं एंटरटेन करने के लिए भले बना दूं, लेकिन बाद में मैं सस्पेंशन ही तो ठीक करवा रहा हूँ ना, वो लॉजिकल पॉइंट नहीं है। वो बाइक जिस चीज के लिए बनी है मैं वहां चलाऊंगा, रोड मेरे को अच्छा मिलेगा भाई, मैं लीन भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं उसे उस तरीके से एंजॉय करूंगा। सही है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लेना, चैन भाई का चैनल है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बाकी यहाँ R15 से रिलेटेड तो बहुत सारे कंटेंट पढ़ोगे, लाइब्रेरी है R15 की बेसिकली वहाँ पे। अब भाई नेक्स्ट कौन सी बाइक ले रहे हो? R15 नई वाली जो आएगी? अभी देखते हैं, लेट्स सी।
अब एडीवी का प्लान करेंगे। से कलेक्शन बढ़ने वाला है अब। हर सेगमेंट को एक बार चला के देखना है। सही है। सब्सक्राइब टू लॉजिक।